हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज स्टार्ट करेंगे हम लोग सेमी कंडक्टर से। ठीक है, क्योंकि अपने जो ये एग्ज़ाम है उस पे सेमी कंडक्टर जो टॉपिक है उससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले हम जो सेमी कंडक्टर की थ्योरी है उसको कवर करेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। जो सेमी कंडक्टर टॉपिक है वो हमारा काफ़ी थ्योरेटिकल टॉपिक भी है, तो इस पे आपको थ्योरी पर भी ध्यान देना है। ये नहीं कि अगर आपने सोचा कि इसके जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स हैं सिर्फ उन उनसे ही क्वेश्चन बनते हैं, नहीं। इस पे थ्योरी से भी क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट। तो इसकी जो थ्योरी है उसको भी आपको ध्यान रखना होगा कि क्या इस पे है क्या नहीं, तो उसी से ही हम उस ध्यान में रखते हुए सब चीजों को यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके। एक छोटा सा डिस्क्लेमर है। द इमेजेस टेक्स्ट एंड अदर मटेरियल्स यूज्ड इन आवर प्रेजेंटेशंस आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. देखिए, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। एक चीज है, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, जो चीजें हैं उसको एज अ फैक्ट आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि हाँ ये है। कैसे आया, क्यों हुआ, क्या होगा, इन सब के बारे में अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंककि वो अभी समय नहीं है। तो जो इंफॉर्मेशन है वो आपको याद रखनी है कि हाँ ये ऐसा है। क्लियर। तो देखिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं वो आजकल के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं उनका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। क्लियर। यानी कि आपके मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स या किसी भी तरीके की जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे वो आपके टीवी के अंदर हो, चाहे वो आपके फ्रिज के अंदर हो, फ्रिज के अंदर भी होता है, वॉशिंग मशीन्स के भी अंदर होता है, सब जगह पर जो चीजें मौजूद हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो यही सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है। ट्रांजिस्टर की डिस्कवरी के पहले हम लोग वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह का इस्तेमाल करते थे जिसपे कि टू इलेक्ट्रोड्स होते थे, उनको वैक्यूम डायोड बोलते थे। इसी तरीके से एनोड होता था, उस पे कैथोड होता था, क्योंकि एक तरफ से निकलते थे हमारे इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी तरफ जाते थे। रिवर्स डायरेक्शन पर वो प्रोसेस पॉसिबल नहीं थी। तो अब यहाँ पर क्या है, जैसे ट्रायोड की बात है, तो ट्रायोड भी एक तरीके का हमारा वैक्यूम ट्यूब था जिसपे कि तीन मतलब तीन इलेक्ट्रोड होते थे। और उसका बेसिक काम था कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करना, या फिर कह लीजिए कि करंट को कंट्रोल करना। इस तरीके से फिर टेट्रोड, पेंट्रोड, इस तरीके से भी और भी चीजें थी। इसको बहुत ज्यादा आपको याद नहीं रखना, बस थोड़ा सा हमने इसको बताया कि क्या होता है। अब ये जो हमारी वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह थी, देखिए इस पॉइंट से आपको ये ध्यान देना जरूरी हो गया, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि हमने रिप्लेस क्यों किया। जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस थे उन्होंने ओवरकम क्यों कर लिया जो पहले हमारे पास डायोड वॉल्व या ट्रायोड वॉल्व, पेंटोड वॉल्व, टेट्रोड वॉल्व वगैरह थे। रीजन उसके पीछे ये है कि ये जो वैक्यूम ट्यूब्स थी वो बहुत ज्यादा बल्की थी, बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करती थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो उनका वेस्ट होता था एज अ हीट वेस्ट हो जाता था। और ये हाई वोल्टेजेस पर ऑपरेट करते थे जिसके कारण से इनकी जो लाइफ थी वो बहुत कम थी, क्योंकि हाई वोल्टेज पे जो वियर एंड टियर होता है वो ज्यादा हो जाता है। और इनकी जो रिलायबिलिटी थी वो बहुत कम थी। तो ये कारण थे जो नए सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस हमारे प्रचलन में आए बहुत ज्यादा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो मॉडर्न सेमी कंडक्टर डिवाइसेस थे, जैसे सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर्स वगैरह, तो उसमें क्या हुआ कि बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम जगह पर, बहुत ही कम वोल्टेजेस के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो था उसको कंट्रोल किया जा सकता था, या कह सकते हैं कि जो चार्जेस थे उनके उनको जो कंट्रोलिंग है वो बहुत आसान हो गई। ठीक है, ये हम लोग कर सकते थे सिंपल लाइट का यूज करके बाय द एक्साइटेशन। अब ये कैसे प्रोसेस होती है अभी आगे समझ पे आ जाएगा। या फिर हीट का इस्तेमाल करके या अप्लाइड वोल्टेज का इस्तेमाल करके हम लोग जो उस सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, या जो वहां पर होल्स भी होते हैं, तो यानी कि कहने का मतलब जो चार्ज कैरियर्स हैं उस सेमीकंडक्टर डिवाइस के अंदर, उसके फ्लो को हम लोग कंट्रोल कर सकते थे, या तो बहुत थोड़े से लाइट का इस्तेमाल करके, या हीट का इस्तेमाल करके, या वोल्टेज का एप्लीकेशन करके भी हम लोग वहां पर उसको कंट्रोल कर सकते थे बहुत आसानी से। ठीक है। यहां पर जो जैसे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, इनमें किसी भी तरीके की एक्सटर्नल हीटिंग या किसी तरीके की कोई हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पेस की वगैरह की जरूरत
नहीं पड़ती थी। जैसे कि डायोड वॉल्स में, ट्रायोड वॉल्स वगैरह में क्या होता था कि उसमें इवैक्यूएटेड स्पेस की रिक्वायरमेंट थी। इवैक्यूएटेड स्पेस स्पेस का मतलब कि लो डेंसिटी वाला चीजें हमें मतलब ऐसा रीजन चाहिए होता था, ताकि लो प्रेशर होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एनोड से निकल, मतलब एक इलेक्ट्रोड से निकल के दूसरे इलेक्ट्रोड पर जा सके, ठीक है, जो कि बेसिकली हमारे कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन सब की जो रिक्वायरमेंट थी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में नहीं थी। ये सब था हमारा डायोड वॉल्व जो थे, यानी कि वैक्यूम ट्यूब्स थी। तो इस कारण से भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ने ओवरकम किया। और ये जो हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं वो बहुत ही स्मॉल साइज के हैं, बहुत ही लो पावर कंज्यूम करते हैं, बहुत ही लो वोल्टेजेस पे वर्क करते हैं, इनकी लाइफ जो है वो लॉन्ग है और हाई रिलायबिलिटी है, ठीक है। और अभी जो है जैसे कि टीवी वगैरह है, उस पे पहले कैथोड रे ट्यूब जो होता था, यूज होता था, उस पे भी हमारे ये वैक्यूम ट्यूब्स ही है एक तरीके के। फिर आगे चलकर आया लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और उसके बाद अब आ गए हैं एलईडी वगैरह, जो कि डायोड है हमारे, मतलब सेमीकंडक्टर डायोड से मिलकर बने हुए, ठीक है, ये चीज है। तो अब देखिए जैसे कि हमारे क्रिस्टल की बात जब आती है, वैसे अगर एटम्स को अगर हम लोग देखें तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे रिवॉल्व करते हैं। बट जब बात क्रिस्टल की आती है तो इलेक्ट्रॉन्स कुछ अपनी यूनिक पोजीशन को एक्वायर करते हैं। जो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं वो हर एक इलेक्ट्रॉन अपने चारों तरफ एक जैसी वहां पर जो कंडीशंस है उनको नहीं पाता है। सबको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस देखने को मिलती हैं। यानी कि हमने क्या किया, एक एटम नहीं था, अब वहां पर बहुत ढेर सारे एटम्स हैं जिससे मिलकर बन गया क्रिस्टल। तो इनसाइड द क्रिस्टल ईच इलेक्ट्रॉन हैज अ यूनिक पोजीशन एंड नो टू इलेक्ट्रॉन सी एग्जैक्टली द सेम पैटर्न ऑफ सराउंडिंग चार्जेस, जिसके कारण से जो हर एक इलेक्ट्रॉन है उसका डिफरेंट एनर्जी लेवल होता है। वरना जब हम लोग एटम्स में देखते हैं कि ये हमारा न्यूक्लियस है, और फिर ये हमारा एक सेल हो गया, फिर ये दूसरा सेल हो गया, इस तरीके के बाद फिर तीसरा सेल हो गया, इस तरीके से। तो मान लीजिए कि हम सोडियम की अगर बात करें तो 2 8, वैसे मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, क्रिस्टल की बात आ रही है, तो 2 8 1 जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। तो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो हमारा थर्ड लेवल पर है, ये हम लोग को पता है। इस चीज के अकॉर्डिंग अगर हम दूसरा अगर एक सोडियम एटम लेते हैं तो उसका भी जो थर्ड ऑर्बिट होगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। जिस तरीके से फिर हम कह सकते हैं कि दोनों जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्सट्रीम वाले, वो दोनों सेम एनर्जी पर हैं। बट जब इन दोनों को लाया जाता है पास पास, जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है वो फिर से नए तरीके से डिफाइन होती है, और हर एक इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल होता है वो डिफरेंट होता है। यानी कि दूसरे वाले एटम का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो डिफरेंट एनर्जी लेवल पर होगा, थोड़ा बहुत उनमें डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें फॉर्म होती हैं। तो दीज डिफरेंट एनर्जी लेवल्स विद कंटिन्यूअस एनर्जी वेरिएशन फॉर्म व्हाट आर कॉल्ड एनर्जी बैंड्स। इससे हमारे जो कंटिन्यूअस वेरिएशन होती है एनर्जीज पर, उससे फॉर्म होते हैं एनर्जी बैंड्स। यानी कि अब एनर्जी लेवल की जगह पर वो फॉर्म हो जाते हैं एनर्जी बैंड्स। यानी कि जैसे कि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में हम लोग क्या कहते हैं कि ये पहला हो गया, फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा सेल हो गया हमारा, हाँ, n = 1 के लिए, फिर n = 2 के लिए, फिर n = 3 के लिए। अब क्योंकि यहाँ पर बहुत ढेर सारे जब पास पास आ जाते हैं एटम्स तो एक क्रिस्टल जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का ऐसा क्रिस्टल नहीं फॉर्म होगा, उस पे हम कहते हैं कि हमने गैस एक जगह पर जब उसको भरी है। तो यहां पर क्या होता है कि ये जो एक लेवल है, इस एनर्जी लेवल के अगल बगल बहुत ढेर सारे एनर्जी लेवल्स हो जाते हैं, बहुत ढेर सारे एनर्जी लेवल्स फॉर्म हो जाते हैं, बहुत ढेर सारे। क्योंकि बहुत ढेर सारे हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हर एक इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल होता है वो डिफरेंट होता है, सबका यूनिक होता है, किसी का सेम नहीं होता। बट हाँ, जैसे कि फर्स्ट लेवल पर है जो कोई, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स इसी के आसपास ही रहेंगे। तो इस तरीके से करते करते बैंड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एनर्जी बैंड्स विच इंक्लूड्स द एनर्जी लेवल ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द वैलेंस बैंड। अब दो चीजें आती हैं यहां पर।
एक तो आ गया हमारा वैलेंस बैंड और दूसरा आ गया कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड वो बैंड होता है, वो एनर्जी बैंड होता है जो वैलेंस बैंड के जस्ट एबव होता है, यानी कि वैलेंस बैंड से थोड़ा सा ज्यादा होता है। वैलेंस बैंड समझ गए ना, वो बैंड होता है जहां पर कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, मतलब सारे जो वहां पर हमारे क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो जिस बैंड में फिल्ड होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जितने भी, वो उनसे मिलकर जो बनता है हमारा एक बैंड, उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड। और उसके जस्ट अबव वाला जो बैंड होता है उसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं, यानी कि उससे जस्ट ज्यादा एनर्जी वाला जो हमारा बैंड होता है वो कंडक्शन बैंड कहलाता है। अब देखिए यहां पर कि अगर किसी भी तरीके से एक्सटर्नल एनर्जी ना दी जाए तो जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सब वैलेंस बैंड में ही रहते हैं। यानी कि अब आपको इमेजिन करना है दो चीजों को, एक वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड। तो अगर किसी भी तरीके से हमने एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करी है तो उस क्रिस्टल में जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो सब वैलेंस बैंड में ही मौजूद होते हैं। अब अगर होगा क्या कि अगर जो लोवेस्ट लेवल है हमारा कंडक्शन बैंड का, वो अगर वैलेंस बैंड के हाईएस्ट लेवल से नीचे आ गया, तो इस पे होता क्या, यानी कि ये सिचुएशन कुछ ऐसी बताई जा रही है कि जैसे वैलेंस बैंड है और हमारा कंडक्शन बैंड है, तो कंडक्शन बैंड कुछ अभी ऐसे है, बट अगर किसी कारण से जो हमारा वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला, ये दो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वैलेंस बैंड को, और ये वाले जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंडक्शन बैंड को। ठीक है, तो अगर कभी इस तरीके से हो जाता है तो होता क्या है कि जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजिली कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और आसानी से फिर वो मूव कर सकते हैं। क्लियर। नॉर्मली ये देखा गया है कि जो कंडक्शन बैंड होते हैं वो एम्प्टी होते हैं, बट अगर वो ओवरलैप कर जाते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं, जो कि हमारे मेटल्स का केस होता है। मेटल्स पे हम लोग देखते हैं कि जो हमारे जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली फॉर्म में मौजूद होते हैं, यानी कि जब हम उस पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो वो कंडक्ट कर देते हैं उसको। होता है कि नहीं होता है? तो ये जो केस था वो था हमारा मेटेलिक कंडक्टर्स के केस में। अब देखिए, अगर अगर कुछ गैप होगा कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, तो जितने भी हमारे वैलेंस बैंड है, अगर कोई एक्सटर्नल एनर्जी उनको प्रोवाइड नहीं करी गई है, तो वो सारे के सारे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वैलेंस बैंड में ही रहेंगे, और कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होगा कंडक्शन बैंड में, यानी कि कंडक्शन बैंड पूरा एम्प्टी हो जाएगा। जो कंडक्शन बैंड है वो पूरा एम्प्टी हो जाएगा, वैलेंस बैंड पे ही सब कुछ, सारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो जब इस तरीके से होता है, यानी कि कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता, उस केस में वो हमारा बनता है इंसुलेटर। फिर आता है हमारा कि जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है उसके बीच में कुछ एनर्जी गैप होगी, जिस चीज को हम लोग बोलते हैं, एक तरीके से कह लीजिए उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी गैप, ईजी। तो द गैप बिटवीन द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड एंड द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड द एनर्जी बैंड गैप। ये लार्ज हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, या जीरो हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल। यानी कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में ये जो एनर्जी का गैप आता है, ये ईजी, इसको हम एनर्जी गैप बोलते हैं, या इसको फॉरबिडन एनर्जी बैंड बैंड भी बोल सकते हैं, या फॉरबिडन एनर्जी गैप भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर अगर सिचुएशन ऐसी हुई कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दूर 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 है, और इनके बीच में जो ईजी है वो ग्रेटर है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ज्यादा है ईजी, उस केस में ये जो मटेरियल्स होते हैं वो हमारे कहलाते हैं इंसुलेटर्स। अगर ईजी जो है वो हमारा लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बट ओवरलैप नहीं कर रहा है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बट ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो उस केस में हमारे जो मटेरियल्स होते हैं वो कहलाते हैं सेमीकंडक्टर्स। अगर जो बैंड गैप है वो हमारा जीरो हो जाए और उनके बीच में ओवरलैपिंग होने लगे, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में कुछ इस तरीके की ओवरलैपिंग होने लगे, तो ये हमारा कहलाता है कि इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो है किस पे, मेटल्स पर। ठीक है। अब यहां पर एक और पॉइंट है जिसको कि याद रखना जरूरी है, वो है कि मेटल्स पर कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ने जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया
जिसके कारण से जो हमारी कंडक्टिविटी है वो घट जाएगी। और ये जो चीज बताई थी किसके लिए था, मेटल्स के लिए था, ये याद रखिएगा। सेमीकंडक्टर्स के केस में अलग होता है। ठीक है। तो अब देखिए, वन कैन हैव अ मेटल आइदर व्हेन द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड, वैलेंस बैंड पार्शियली एम्प्टी होगा। तो इस पे क्या होता है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर जाते हैं मेटल्स के केस में। ये जब हमारे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा, उस केस में ये हमारा वैलेंस बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कंडक्शन बैंड को। तो ये जब ओवरलैप करते हैं तो होता क्या है कि जो एनर्जी लेवल्स हमारे हैं, ये सब एनर्जी लेवल से मिलकर बने हुए हैं, एनर्जी बैंड्स बोलते हैं इनको, और इसके अंदर एनर्जी लेवल्स हैं। तो इस पे होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस बैंड में, उनको मिल जाता है कंडक्शन बैंड। तो यहां पर आसानी से ये मूव कर जाते हैं। तो कुछ इस तरीके के बैंड फॉर्मेशन हम देखते हैं। ठीक है। तो देखिए, यहां पर क्या है कि ये जो पहला वाला केस है, पहले वाले केस पे गौर से देखिए क्या हो रहा है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों में क्या है, अंतर है, डिफरेंस है। ठीक है। अब इसका इस वाले केस को देखिए, यहां पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि Eg जो है वो हमारा 0 के बराबर है। तो ये जो होता है, इस पे हमारा जो फॉर्मेशन है वो पूरा मेटल्स की तरह होता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। फिर आता है कि अगर कंडक्शन बैंड हमारा कैसा हो, इतनी दूर हो वैलेंस बैंड से कि उनके बीच का एनर्जी गैप ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वो बन जाते हैं इंसुलेटर्स। और अगर एनर्जी गैप दोनों के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो वो बन जाते हैं सेमी कंडक्टर्स। तो ये बैंड के बेसिस पर या कह लीजिए कि जो एनर्जी गैप है उसके बेसिस पर मेटल्स, या कह लीजिए कि कंडक्टर, कंडक्टर और मेटल एक ही है। फिर आता है सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो तीन तरीके के मटेरियल जो हमारे हैं, इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। या इसको ऑर्डर में देखें तो हो जाएगा कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। ये तीन तरीके के हमारे मटेरियल्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप। क्लियर। अब देखिए कि बात आती है कार्बन की। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं कार्बन की, कि कार्बन जो होता है वो हमारा सेमीकंडक्टर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इस पे 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते तो हैं, बट ये कुछ इस तरीके से होते हैं, क्योंकि ये सब के सब लाई करते हैं हमारे सेकंड ऑर्बिट पे, यानी कि सेकंड सेल पर। तो उस केस में जो न्यूक्लियस का इफेक्ट होता है बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण से उस पे मतलब वैलेंस बैंड और एनर्जी गैप है जैसे, और जो कंडक्शन बैंड है वो इस तरीके के फॉर्म नहीं हो पाते कि वो सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आ पाए। अब आता है हमारा, जैसे कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हैं SI के या जर्मेनियम के, इसमें भी हमारे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये अपने चारों तरफ वाले से कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और इस तरीके से करने पर जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, और क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होते हैं, तो ये बिहेव करते हैं हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की तरह। ठीक है। और जैसे सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, इनको बोला जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में जो होता है वो देखो, दो तरीके के चार्ज कैरियर्स होते हैं। अभी हम लोग कंडक्टर्स पर जब पढ़कर आते हैं तो उसमें ये पढ़कर आते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट होती है, जबकि सेमीकंडक्टर्स में दो तरीके के हमारे चार्ज कैरियर्स होते हैं या चार्ज कंसंट्रेशन होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है होल्स। तो इलेक्ट्रॉन और होल क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। कि मान लीजिए कि हम इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को देखें कि यहां पर हमारा ये सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, कुछ भी हो सकता है, इसकी वैलेंसी 4 है। तो ये क्या कर रहा है कि ये अपने चारों तरफ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड। इसने अपने ये जो बगल वाला था उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और उसका इलेक्ट्रॉन खुद से शेयर कर लिया। तो यहां पर ये एक हमारा रिलेशन बन गया। इसी तरीके से इसने दूसरे जो एटम है उसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म किया, और इधर भी ऐसे ही किया और इस तरफ भी ऐसे ही किया, यानी कि लेफ्ट राइट में हम देख पा रहे हैं, और जो अप डाउन है उस पर भी वैसे ही देख पा रहे हैं कि इस पे शेयरिंग हो रही है।
तो ये जो डॉटेड लाइन से ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है कोवेलेंट बॉन्ड्स को, कि सिलिकॉन या जर्मेनियम जिसकी वैलेंसी 4 है उसने कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिए, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। तो अब अगर किसी कारण से यहां पर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी मिल जाएगी, क्योंकि जैसे देखिए यहां पर बैंड की बात थी ना, कि बैंड में यहां पर जो एनर्जी गैप होता है, ईजी, वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है एनर्जी गैप। ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, समझिएगा इसको। अगर हम इतनी एनर्जी इसको किसी तरीके से प्रोवाइड कर पा रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन को, या जो हीट है उसके कारण ही इस पे इतनी एनर्जी आ गई कि ये अपने इस जगह को छोड़ दे, तो यहां अपने पीछे ये छोड़ देगा एक होल। क्या छोड़ देगा, एक वैकेंट स्पेस। यानी कि अगर एनर्जी, जो हमारा बैंड डायग्राम है, एनर्जी बैंड डायग्राम है, उस पर अगर हम लोग देखें, तो मान लीजिए कि वैलेंस सेल पर, सॉरी, वैलेंस बैंड पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। ठीक है। और अब क्योंकि एनर्जी गैप हमारा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो थर्मल एनर्जी के कारण इतनी एनर्जी मिल जाती है कि ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में जा सकता है। तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर कंडक्शन बैंड में जाता है, तो यहां पर बचता है इसके पीछे एक खाली जगह, वैकेंट स्पेस। ठीक है। यहां पर एक वैकेंट स्पेस बचता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं होल। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहां से रिलीज होते हैं इस कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होने के बाद, जब यहां से जितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं हमारे कंडक्शन बैंड में, वैलेंस बैंड से निकलकर कंडक्शन बैंड में जब जाते हैं, तो उतने ही अपने वो पीछे छोड़ जाते हैं होल। इस कारण से ये कहा जाता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नंबर ऑफ होल्स के बराबर होते हैं, जो कि बराबर होता है उनके इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन के बराबर। यानी कि एनई बराबर एनएच, एनई बराबर एनएच बराबर एन आई। ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। तो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन समझ पे आई आपको बात। इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स वहां पर हमें दिख रहे हैं उतने ही होल्स दिखाई देंगे, और वही नंबर हमारा कहलाएगा कि इतना कंसंट्रेशन है। तो एनई, एनएच और एनआई जो रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि एनई की अगर बात की जाए तो वो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ होल्स, कि वहां पर कितने हैं। ठीक है। कंसंट्रेशन है ये, पर यूनिट वॉल्यूम देखते हैं हम कि कितने वहां पर मौजूद है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। इस तरीके से एनएच भी नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर के केस में जब उस पर कोई मिलावट नहीं की गई होती है, तो एनई बराबर एनएच होता है और बराबर एनआई होता है। ये रिलेशन आपको याद रखना है। तो अब देखिए, अगर अगर किसी तरीके से हमने सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाई, यानी कि यही एसआई और जी का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पर कोई डिवाइस बनाई जिससे कि हम करंट पास करा रहे हैं, तो क्या होगा, यहां पर जो टोटल करंट होगा वो इलेक्ट्रॉन और होल के कारण होगा, दोनों के कारण होगा। क्यों? क्योंकि अब सोचिए यहां पर अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर यहां पहुंच गया, इसके वैलेंस बैंड से निकलकर कंडक्शन बैंड में पहुंच गया है अगर, तो अपने पीछे इसने इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकला तो अपने पीछे अपने एक होल इसने क्रिएट कर दिया। अब इस होल को फिल करने के लिए मान लीजिए कि जो ये वैलेंस यहाँ पर वैलेंस बैंड पर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो आ गया है इस वाले होल पर, तो यहां पर होल इस तरफ आ जाएगा। फिर ये वाला अगर इलेक्ट्रॉन आ गया यहां पर, तो यहां पर होल आ जाएगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते जा रहे हैं इस तरफ, और होल अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहा है। यानी कि एक बार में देखने में हमें दोनों समझ पे आएगा कि इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर रहा है और जो है वो होल उसके अपोजिट पे मूव कर रहा है। यानी कि जो टोटल करंट बनेगा वो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो रेट है और जो होल्स का फ्लो रेट है, दोनों पर ही डिपेंड कर रहा है। यानी कि आई बराबर होता है आई बराबर होता है आई प्लस आई एच। ठीक है। ये चीज, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फिर है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 0 डिग्री केल्विन पर, यानी कि किसी भी तरीके की वहां पर हीट जब मौजूद नहीं है, तब जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो बिहेव करता है एज अ इंसुलेटर। क्यों? क्योंकि फिर वही बात आती है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की, कि
कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बट अभी क्योंकि 0 डिग्री, सॉरी 0 केल्विन है टेम्परेचर, तो इतनी उसके पास थर्मल एनर्जी है ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकलकर कंडक्शन बैंड पे जा सके। और कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वहां पर किसी भी तरीके से कंडक्शन नहीं होगा, यानी कि वो बिहेव करेगा एज अ इंसुलेटर। तो वही चीज लिखी हुई है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं 0 केल्विन पर, वो बिहेव करते हैं एज अ इंसुलेटर। तो जैसे हम फिगर ए पर देखें, यहां पर 0 केल्विन पर सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस बैंड पर फील्ड हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मौजूद नहीं है। तो ये बिहेव करेगा, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव करेगा एज अ इंसुलेटर। अब देखिए यहां पर कि अगर कुछ थोड़ा सा टेम्परेचर उसको दिया जाए, यानी कि टी ग्रेटर देन 0 केल्विन हो, तो जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट होकर पहुंच जाते हैं कंडक्शन बैंड पर। और ऐसा होने पर, यानी कि टी ग्रेटर देन 0 केल्विन, ऐसा होने पर थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि वो कंडक्शन बैंड पर पहुंच चुके हैं, तो कुछ इस तरीके का हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स का कन्फिग्रेशन है वो दिखाई देगा। ठीक है। अब क्योंकि वहां पर हमारे देखो इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं और होल्स भी मौजूद हैं, और अभी हम लोग पढ़ कर आए हैं कि पॉसिबिलिटी है कि जो करंट होगा वो दोनों की वजह से होगा, और यही होता है हमारा आई आई इज इक्वल टू आई प्लस आई एच, होल्स की वजह से और इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो यहां पर ये जो हमारे वैकेंट स्पेस है ये हो गए होल्स, और जो कंडक्शन बैंड है वहां पर हो गए इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन होता है कि जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर मिलता है, यानी कि हीट मिलती है, थर्मल एनर्जी आती है उन इलेक्ट्रॉन्स पर, वो उस बैंड गैप को ओवरकम करते हुए पहुंच जाते हैं कंडक्शन बैंड पर, अपने पीछे छोड़ जाते हैं होल्स और पहुंच जाते हैं कंडक्शन बैंड में। अब देखिए होता क्या है कि यहां पर हमें यह पता चल रहा है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो जो कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर की वो और अच्छी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देख पा रहे हैं हम यहां पर कि जो कंडक्शन बैंड है उस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, अपने पीछे होल्स का भी नंबर जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जो करंट होगा वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी कह सकते हैं कि उस के लिए जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ रही है। बट क्या हम रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर्स को बनाना चाहेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि फिर वही बात आ जाएगी जो हमारा शुरुआत में आया था, अ, जो हमारे पास डायोड्स थे, मतलब वैक्यूम ट्यूब्स थे, जिसमें कि 100 वोल्ट्स तक लगाकर उस पर थर्मियोनिक एमिशन कराते थे हम। यानी कि हमें हायर टेम्परेचर वाले डिवाइसेस नहीं चाहिए, हमें लो टेम्परेचर वाले डिवाइसेस ही चाहिए। अब सिर्फ एक चीज अभी तक हमें पता चल रही है कि सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से बढ़ रही है। और इस चीज को याद रखिएगा कि सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होती है टेम्परेचर बढ़ाने के कारण बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन होता है। और जब ऐसा हो रहा है तो फिर हमें यह ध्यान रखना है कि टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है। तो क्या कोई दूसरा मेथड है? बिल्कुल है। और वो मेथड हमारा कहलाता है डोपिंग का, जिससे कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हमारे फॉर्म होते हैं, या इनको इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज मिला दी जाती है। जो इनका लैटिस स्ट्रक्चर होता है उसमें से जो कुछ पार्टिकल्स हैं हमारे सिलिकॉन या जर्मेनियम के, उनको रिमूव करके उनकी जगह पर ट्राईवैलेंट या जो हमारे पेंटावैलेंट एटम्स हैं उनको इंसर्ट कराया जाता है। तो इस तरीके के जो सेमीकंडक्टर्स फॉर्म होते हैं उनको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, और या इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर्स भी आता है। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। जब हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं उसको बोलते हैं डोपिंग। और जो इम्प्योरिटी एटम्स होते हैं उनको बोला जाता है डोपेंट्स। तो इस तरीके के मटेरियल्स हो जाएंगे डोप्ड सेमीकंडक्टर। आप इसको या तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोले, या इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर्स बोले, या डोप्ड सेमीकंडक्टर बोले। तो इनमें डोपिंग की गई है, यानी कि इसमें कुछ मिलाया गया है। तो जो चीज मिलाई गई है, जो इम्प्योरिटी एटम्स हैं, उनको बोला जाता है डोपेंट्स। इम्प्योरिटी से मीनिंग ये है कि वहां पर सिलिकॉन 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 चारों तरफ मौजूद है और उस पे से कुछ डिफरेंट हमने डाल दिया। इस कारण से वो जो डिफरेंट हमने डाला उसको इम्प्योरिटी एटम्स बोल रहे हैं। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं। तो अब देखिए
यहाँ पर दो तरीके के डोपेंट्स यूज होते हैं, एक या तो हमारा ट्राईवैलेंट या तो पेंटावैलेंट। टेट्रावैलेंट क्योंकि होता है हमारा सेमीकंडक्टर, ठीक है, ये सी है यहाँ पर, ठीक है। तो जो हमारा सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो टेट्रावैलेंट होते हैं, तो टेट्रावैलेंट से ज्यादा हो जाएगा पेंटावैलेंट और उससे कम हो जाएगा ट्राईवैलेंट। तो पेंटावैलेंट जिसपे कि उसकी वैलेंसी 5 हो, जैसे कि आर्सेनिक, एंटीमनी या फास्फोरस। फिर आते हैं ट्राईवैलेंट, जैसे कि इंडियम, बोरॉन या एल्यूमिनियम। अब पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज मिलाने पर हमारे पास दो तरीके के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आते हैं, यानी कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं हमारी। एक हो गई, मतलब या सेमीकंडक्टर्स बोल लीजिए कि सेमीकंडक्टर है उस पे हमने कोई भी इंप्योरिटी नहीं मिलाई, तो उसको बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। और अगर हमने दूसरा देखा कि हमने उस पे क्या किया, थोड़ी सी इंप्योरिटी ऐड करती, तो इंप्योरिटी दो तरीके की ऐड कर सकते हैं, या तो पेंटावैलेंट या ट्राईवैलेंट। तो पेंटावैलेंट जिस पे हम ऐड करेंगे, यानी कि पेंटावैलेंट डोपेंट जिस पे होगा, वो फॉर्म होगा हमारा, क्योंकि पेंटावैलेंट पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, जिसके कारण से वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में हेल्प करेगा, और इस तरीके की इंप्योरिटी को बोला जाएगा डोनर इंप्योरिटी, क्योंकि इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराया। तो पेंटावैलेंट डोपेंट जो होते हैं उनको हम लोग डोनर इंप्योरिटी भी बोलते हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। पेंटावैलेंट का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद है आउटर मोस्ट सेल में, और जो सिलिकॉन होता है या जर्मेनियम होता है उस पर 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो चार तो आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, जो पांचवा होता है वो फ्री फॉर्म में होता है। अब इस वजह से क्या होता है कि यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और इस तरीके से हमारा जो होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फॉर्म हो जाता है यहां पर उसकी जो कंडक्टिविटी है। अब टेम्परेचर पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं एक्स्ट्रा। फिर आती है बात इस पे कि जैसे पेंटावैलेंट हमने इम्प्योरिटी ऐड कर दी, तो उसमें किस किस तरीके से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है या नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, उनमें कैसा अंतर आता है। तो इसमें होता क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस पे पेंटावैलेंट डोपेंट को लाया गया है। तो पेंटावैलेंट के पास जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स है वो 5 है, सिलिकॉन के पास सिर्फ 4 है। सिलिकॉन के पास सिर्फ 4 है। तो चार तो अपने चारों तरफ वालों से बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, बट इसका एक इलेक्ट्रॉन बचा रहता है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। तो इस तरीके के जो हमारे फॉर्म होते हैं सेमीकंडक्टर्स, उनको बोला जाता है एन टाइप सेमी कंडक्टर्स। इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और होल्स का क्योंकि नंबर कम रहता है, इस वजह से इनको बोलते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स। क्योंकि होल्स तभी फॉर्म होते हैं जब उस पे, मतलब इस पर्टिकुलर केस में होल्स तब फॉर्म होंगे जब उनमें थर्मल एनर्जी आ जाएगी, वहां पर मौजूद वैलेंस बैंड पर जो इलेक्ट्रॉन्स है उन पर जब थर्मल एनर्जी आ जाएगी, तो वो वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में जाएंगे, अपने पीछे होल्स छोड़ जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पहले से ही, जब हमने एक्स्ट्रा डाल रखा है उस पे, तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन्स वाले, तो उनको मेजॉरिटी कैरियर्स बोलते हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जो होल्स हैं वो होते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स या माइनॉरिटी कैरियर्स। यानी कि हमारे पास ये बन गया कि Ni इज मच मच ग्रेटर देन NH फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब बात आती है कि अगर हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो बना रहे हैं उस पे जो हमने डोपिंग करी है, यानी कि जो डोपेंट डाला है या इम्प्योरिटी जो डाली है, वो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी है, तो उससे जो फॉर्म होते हैं वो पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म होते हैं। अब एनोलॉजी के थ्रू अगर हम लोग देखें तो समझ पे आ जाएगा कि जो पी टाइप है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहती होगी, इस कारण से वहां पर होल्स का नंबर ज्यादा होगा। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो पी टाइप सेमीकंडक्टर में है वो होल्स हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो इस पे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, यहां पर नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन और होल्स का जो कंसंट्रेशन होता है सेमीकंडक्टर्स में थर्मल इक्विलिब्रियम पर कुछ ऐसे हम देते हैं।
एन ई इंटू एन एच इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। अब इसका क्या मीनिंग है देखिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग ने ये रिलेशन देखा था कि एन ई बराबर होता है एन एच बराबर एन आई। आई जो होता है वो हमारा इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है। ठीक है कि एक किसी गिवन टेम्परेचर पर जितने हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ होल्स होते हैं, इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर्स के केस में। और जब हम उस पे इलेक्ट्रॉन्स या होल्स वाला मतलब पेंटावैलेंट या ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी हम ऐड कर देते हैं, तो ऐसा करने के बाद या तो होल्स बढ़ जाएंगे, जैसे कि ट्राइवैलेंट ऐड करने पर होल्स बढ़ जाएंगे, पेंटावैलेंट ऐड करने पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। तो होगा क्या कि हमें ये रिलेशन मिलेगा एक्सट्रिंसिक के लिए कि एन ई इंटू एन एच बराबर एन आई स्क्वायर होगा। ठीक है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए थर्मल इक्विलिब्रियम की जब बात आती है कि फॉर अ गिवन टेम्परेचर, किसी गिवन टेम्परेचर पर जो उनपे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन जो होता है वो सब बराबर होता है। बट एक्सट्रिंसिक के केस में, चाहे वो डोपिंग हमने ट्राइवेलेंट करी हो, चाहे हमने डोपिंग पेंटावेलेंट करी हो, यानी कि पी टाइप फॉर्म हो रहा हो या एन टाइप फॉर्म हो रहा हो, दोनों ही केस में ये रिलेशन होल्ड करता है, एन ई इंटू एन एच बराबर एन आई स्क्वायर। और एन आई जो होता है वो हमारा इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन की वैल्यू होती है। क्लियर। तो अब देखिए यहां पर इस जगह पर जो आप देख पा रहे हैं वो क्या है कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा हैं। ठीक है, यहां पर देखिए कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि ये जो दिखाया जा रहा है वो हमें दिखाया जा रहा है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो टी ग्रेटर देन 0 केल्विन पर जो थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन जंप किया है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, वो सिर्फ एक है। वो सिर्फ एक है, देखिए। तो इसने अपने पीछे एक होल क्रिएट कर दिया। बाकी जो इस पे 9 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है, इस पे जो बाकी 9 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं या जितने भी बाकी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, वो कहां से आए हैं? जो हमने उस पर डोपिंग करी थी, यानी कि डोनर एटम से। ठीक है। इसी तरीके से अब इस पे देख लीजिए कि जो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए है कि इसमें पहले ही वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि हम लोग ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। तो ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने की वजह से कि 3 बॉन्ड तो फॉर्म हो जाते हैं, बट एक बॉन्ड रह जाता है खाली, वही हमारा बिहेव करता है एज अ होल। तो यहां पर थर्मली जनरेटेड जो है वो तो एक पहुंच गया ऊपर इलेक्ट्रॉन, यहां पर पीछे होल क्रिएट हो गया थर्मल एनर्जी की वजह से। बाकी जो यहाँ पर होल्स दिखाई दे रहे हैं वो आ रहे हैं हमारे कहाँ से? जो एक्सेप्टर होते हैं, हमारे एक्सेप्टर एटम। ठीक है। एक्सेप्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो एटम्स की वजह से होल्स फॉर्म हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर जो हमने डोपिंग करी है उसके कारण से यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहा है। तो ये एटम्स हमारे डोनर एटम्स कहलाते हैं। ठीक है। अब बात आती है पीएन जंक्शन डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस। पीएन जंक्शन कैसे फॉर्म हो रहा है उसकी अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि जब हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को पास पास लाते हैं, जब उनको टच करते हैं, तो उनमें एक हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, या कह लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होती है। और उनमें जो ये प्रोसेस हो रही होती है वो इस वजह से हो रही होती है क्योंकि चार्ज का जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट है। जो हमारे मेजॉरिटी चार्ज, जैसे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर है और एन टाइप सेमीकंडक्टर है, उनको हमने वेफर्स बनाकर ऐसे टच करा दिया। अब पी की तरफ जो नंबर ऑफ होल्स हैं वो ज्यादा है, और एन की तरफ जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। तो होगा क्या कि नंबर ऑफ होल्स पी टाइप की तरफ से एन टाइप की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, और एन की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स इधर जाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से होगा क्या कि जो एन टाइप की तरफ इलेक्ट्रॉन्स थे वो अपने एटम को छोड़ के इधर आ जाएंगे होल्स पर, जिसके कारण से इसके पीछे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी और वहां पर वो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस तरफ आ जाएगा निगेटिव चार्ज। फिर इसी तरीके से इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज, और इस तरीके से करते करते यहाँ पर एक हमारी क्रिएट हो जाती है डिप्लेशन रीजन। तो अभी मैं यहाँ पर जो उसका पूरा फॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। जो आगे हमें इंपॉर्टेंट है
क्वेश्चन से रिलेटेड उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो जब हम अब इस, जैसे हमारा एक पीएन जंक्शन फॉर्म हो गया, और उसी पीएन जंक्शन को इस्तेमाल करते हुए हम एक डिवाइस बनाते हैं जिसको बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड को हम रख रहे हैं फॉरवर्ड बायस पे। तो अब क्या होगा, आइए देखते हैं। तो जब हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करेंगे अक्रॉस द सेमीकंडक्टर डायोड, जिसपे कि पी साइड को हम कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और एन साइड को कनेक्ट करेंगे निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, कुछ इस तरीके से देखिएगा। जैसे कि ये हमारा डायोड है, यहाँ पर ये डिप्लेशन रीजन है। डिप्लेशन रीजन में एन की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं और पी की तरफ निगेटिव आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे अभी हमने बताया कि डोनर एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो निकलकर इधर पहुंच जाता है एक्सेप्टर एटम की तरफ। तो क्योंकि एटम से अब इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी जगह पर पहुंच गया है, पूरा उसको छोड़कर पहुंच गया है, तो यहां पर अपने पीछे एक वो पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज एटम पीछे छोड़ जाता है। तो ये डिप्लेशन रीजन फॉर्म हो गई। अब अगर हमने पी साइड की तरफ कनेक्ट कर दिया बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, और जो निगेटिव साइड है उस पे कनेक्ट कर दिया अगर हमने, सॉरी, जो एन टाइप है उस पे हमने कनेक्ट कर दिया अगर निगेटिव टर्मिनल, तो हम कहते हैं कि ये जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में है। इसका पूरा जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि ये डायोड है, ये इसका हमारा पी साइड है, और ये एन साइड है। यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी या निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्ट करने के साथ साथ आपको यह पता भी होना चाहिए कि फॉरवर्ड बायस करने के लिए हमें पी साइड को हायर पोटेंशियल में रखना होता है। ये कुछ ज्यादा हमारा जनरल तरीका है। हायर पोटेंशियल और इधर हो जाता है लोअर पोटेंशियल, ठीक है। क्या है हमारे पास, एक हमारे पास डायोड है, इसके पॉजिटिव साइड को हमने हायर पोटेंशियल पर रखा और नेगेटिव साइड को रखा लोअर पोटेंशियल पर। अब आप चाहे उसको दो बैटरी कनेक्ट करें, तीन बैटरी कनेक्ट करें, या किसी पॉइंट पर आप कनेक्ट कर दें जिससे कि पी साइड जो होगा वो हायर पोटेंशियल पर हो और लोअर साइड, सॉरी, जो एन साइड है वो लोअर पोटेंशियल पर आ जाए किसी भी तरीके से। यानी कि अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव 6 लगा रहे हैं, +6 लगा रहे हैं, +6V, और इस तरफ आप -3V लगा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखिए, ये हायर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल पर है। अब अगर आप चाहें इसको कुछ ऐसा लगा दें कि -3V है, ठीक है, बट यहां पर वो -4 वोल्ट है, तो देख पा रहे हैं आप, ये हायर पोटेंशियल हो गया और ये जो हो गया वो लोअर पोटेंशियल हो गया। एक दूसरे को क्या करते हैं, कंपेयर करके देखते हैं। इस केस में भी जो यहां पर बायसिंग है वो फॉरवर्ड बायस ही है। इसमें अगर आप चाहें कुछ ऐसा कि ये 0 वोल्ट पर है और इधर ये -2 वोल्ट पर है, तब भी ये वही कंडीशन बन रही है, हायर पोटेंशियल और इधर लोअर पोटेंशियल। तो आपको बैटरी का पॉजिटिव या निगेटिव टर्मिनल देखने की बजाय देखना यह होगा कि किस तरफ हमारा हायर पोटेंशियल है और किस तरफ हमारा लोअर पोटेंशियल है। क्लियर? तो पीट साइड अगर हमारा हायर पोटेंशियल पर कनेक्टेड है और हमारा जो एन टाइप है वो लोअर पोटेंशियल पर कनेक्टेड है, तब हम बोलते हैं कि जो पीएन जंक्शन डायोड है वो फॉरवर्ड बायस पर है। क्लियर? तो ये हमारा सेमीकंडक्टर डायोड हो गया, ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड का एक सिंबल हो गया। अब देखिए इस पे कि जैसे हमने वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है, देखिए यहां पर हमने क्या किया, ये पॉजिटिव साइड और ये निगेटिव साइड, यानी कि हमने इसको फॉरवर्ड बायस पे रखा है। तो ऐसा करने पर ये जो डिप्लेशन रीजन होती है इसकी विड्थ घट जाती है। डिप्लेशन रीजन की विड्थ जो होती है वो घट जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज आयन थे, ये यहाँ पर नेगेटिव आयन था, यहाँ पर नेगेटिव आयन था, ये नेगेटिव आयंस थे, ये नेगेटिव आयंस थे। क्यों? क्योंकि एन टाइप की तरफ से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर पॉजिटिव की तरफ चला गया था, होल पे जाके बैठ गया था, तो यहाँ पर अपने पीछे एक निगेटिव चार्ज रख गया था। बट जब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखेंगे, बैटरी को कनेक्ट करेंगे, तो आप ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि बैटरी के पॉजिटिव साइड से यहाँ पर आ गए होंगे पॉजिटिव चार्ज, जिन्होंने आके इस इलेक्ट्रॉन को नलीफाई कर दिया होगा। यानी कि जो यहाँ पर हमारे निगेटिव चार्ज एटम्स थे उनको नलीफाई कर दिया, यानी कि आयंस जो थे फॉर्म थे। सेम चीज यहाँ पर भी कि यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए होंगे और इसको नलीफाई कर दिया होगा, जिस कारण से जो इसकी डिप्लेशन रीजन है वो उसकी विड्थ घट गई। अब इस तरीके के केस में अगर हम बात करें कि
जो पोटेंशियल बैरियर है वो कितना है, घटता है या बढ़ता है। तो जब भी हम लोग फॉरवर्ड बायस में इस पीएन जंक्शन डायोड को पुट करते हैं, तो जो बैरियर पोटेंशियल होता है या पोटेंशियल बैरियर जो होता है वो क्या होता है, घट जाता है। देखिए यहां से ये लेवल दिखा रहा है, तीन लेवल्स हैं, 1 2 और 3। तो जो पहला वाला है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल बैरियर एट दैट पॉइंट, जब हमने कोई भी बैटरी, एक्सटर्नल बैटरी इस पे कनेक्ट नहीं करी थी। यानी कि यहां पर डिफ्यूजन रीजन, पहली बात, ऐसे चौड़ी थी, और जो बैरियर पोटेंशियल था वो ज्यादा था। ठीक है, तो ये जो पहला केस है देखो, ज्यादा है बैरियर पोटेंशियल। अब इस पे हमने क्या किया, थोड़ा सा जो बैरियर पोटेंशियल था उसको थोड़ा सा बढ़ाया, लो बैटरी वोल्टेज हमने लगाई अगर, सॉरी, हमने एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई किया। तो इससे होगा क्या कि जो बैरियर पोटेंशियल है वो घट जाएगा। ठीक है, सॉरी सॉरी। तो यहां पर क्या होगा कि जब हमने एक्सटर्नल बैटरी यहां पर अप्लाई करी, तो एक्सटर्नल बैटरी के अप्लाई करने की वजह से जो बैरियर पोटेंशियल है वो घट जाएगा। तो ये सेकंड वाला केस देख रहे हैं वो यही है कि बैरियर पोटेंशियल घट गया। हमने और हायर वोल्टेज वाली बैटरी कनेक्ट करी, जिसके कारण से और ज्यादा यहां पर हमारे चार्जेस सप्लाई होंगे। सेम रीजनिंग के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे, और ज्यादा चार्जेस सप्लाई होंगे, इधर से भी उतने ज्यादा चार्जेस सप्लाई होंगे, तो ये जो डिप्रेशन रीजन है और कम होगी, जिसके कारण से जो पोटेंशियल बैरियर है और घट जाएगा। और वही चीज यहाँ पर थर्ड में दिखाया जा रहा है। यानी कि अगर हम वोल्टेज को और बढ़ा दें तो एक कंडीशन आएगी जहां पर ये पोटेंशियल बैरियर खत्म हो जाएगा और ये एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, अब देखिए, जो डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज है, वैसे वोल्टेज की डायरेक्शन नहीं होती है, कहने का मतलब यह है कि जो हमने हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल वाले से देखा, वोल्टेज की डायरेक्शन नहीं होती, ध्यान रखिएगा, वोल्टेज की डायरेक्शन नहीं होती है। यहां पर ये जो लिखी हुई लाइन वो ये कहना चाह रही है कि जो हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल हम लोग देख रहे हैं वो अपोजिट सेंस में होना चाहिए बिल्ट इन पोटेंशियल के, जिसके कारण से, मतलब फॉरवर्ड बायस की बात हो रही है ये, जिसके कारण से जो डिप्रेशन रीजन होती है वो उसकी विड्थ घटती है। तो याद रखिएगा, फॉरवर्ड बायस में जब भी हमारा अप्लाइड वोल्टेज लगाते हैं तो वो बिल्ट इन पोटेंशियल, यानी कि जो कि होता है बैरियर पोटेंशियल, उसके अपोजिट सेंस पे होता है, जिससे कि डिप्रेशन रीजन की जो विड्थ होती है वो डिक्रीज होने लगती है, बैरियर हाइट रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और जो इफेक्टिव बैरियर हाइट हमारा बनता है वो बनता है V0 - V। यानी कि अभी जैसा आपको डायग्राम ऐसे दिखा था, ऐसे करके, और इसमें सब में जो था ये था V0, बैरियर पोटेंशियल। अब हमने अगर इतना वोल्टेज अप्लाई कर दिया है V, तो जो बचा वो कितना बचा, इतना बचा, यानी कि V0 - V बचा, बैरियर पोटेंशियल। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं, इसको बैरियर हाइट भी बोलते हैं। क्लियर, इस तरीके से प्रोसेस होती है। अब देखिए, जब हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल वोल्टेज लगाया कुछ इस तरीके से कि एन साइड पर है पॉजिटिव और पी साइड पर है नेगेटिव, तो अब क्या होगा। तो अब देखिए यहां पर कि एक्सटर्नल वोल्टेज हमने कुछ इस तरीके से डायोड पर लगाया है, एन साइड पॉजिटिव से कनेक्टेड है, पी साइड नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो इसको आप हायर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल से देखते हुए समझें कि कैसे बात हो रही है इस पे। तो देखिए होगा क्या कि आपके पास अगर एक डायोड है और इस डायोड पे इधर P है और इधर N है, यहां पर डिप्रेशन रीजन फॉर्म हो चुकी होगी। अब आपने इसके P साइड को रखा है लोअर पोटेंशियल पर और N साइड को रखा है हायर पोटेंशियल पर। ये एक जनरल हमारे पास नोशन है कि जब हम P साइड को रखें लोअर पोटेंशियल और N साइड को रखें हायर पोटेंशियल पर, तो जो यहां पर हमारा कंडीशन होगा हम कहेंगे कि ये कैसा हो गया, ये हो गया रिवर्स बायस की कंडीशन। इस तरीके की प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स बायस की कंडीशन। यानी कि अगर इस पे हम लोअर पोटेंशियल रख रहे हैं, P साइड पर लोअर पोटेंशियल और N साइड पर हायर पोटेंशियल रख रहे हैं, तो आप देखिए अलग अलग इसके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। जैसे कि इधर हमने 0 रख दिया और इधर 1 + 1, या हमने इस तरफ रख दिया, मान लीजिए कि -1 और यहां पर 0, ये भी
सेम कंडीशन को फॉलो कर रहा है। या हमने इस तरफ रखा है 4 वोल्ट और इस तरफ रखा है 6 वोल्ट, ये भी सेम कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो बैटरी का पॉजिटिव या बैटरी का निगेटिव कनेक्ट होना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि पी साइड लोअर पोटेंशियल पर है या पी साइड हायर पोटेंशियल पर है, और उसके रिस्पेक्ट पे फिर ये एन साइड को देखते हैं हायर या लोअर पोटेंशियल पर। तो जब पी साइड और एन साइड को हम ऐसे कनेक्ट करें कि पी साइड हो जाए लोअर पोटेंशियल पर और एन साइड हो जाए हायर पोटेंशियल पर, तो जो हमारा पूरा डायोड होता है उसको बोलते हैं कि वो रिवर्स बायस्ड कंडीशन पर है। यहां पर अब होता क्या है कि जो हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं रिवर्स बायस की कंडीशन पर, जो हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो डिप्लेशन रीजन के क्रॉस ड्रॉप होता है, यानी कि यहां पर वोल्टेज बढ़ जाता है, डिप्लेशन रीजन की विड्थ बढ़ जाती है, बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाता है। क्योंकि होता क्या है, रिवर्स बायस की कंडीशन में जो अप्लाइड वोल्टेज है वो सेम सेंस पे होता है। यहाँ पे डायरेक्शन देखिए, पोलैरिटीज से मतलब है उनका, ठीक है। वोल्टेज के लिए डायरेक्शन यूज करना गड़बड़ है, क्योंकि वोल्टेज हमारा जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जिस सेंस पे हमारा बैरियर पोटेंशियल होता है उसी सेंस पे हमारा अप्लाइड वोल्टेज भी होता है, जिसके कारण से जो इफेक्टिव वोल्टेज होता है रिवर्स बायस कंडीशन में वो बढ़ जाता है। पहले से खुद के पास उसका बैरियर पोटेंशियल था V0, अब उस पे आपने और उसी सेंस पे आपने वोल्टेज अप्लाई कर दिया है, जिसके कारण से इफेक्टिव जो होता है हमारा बैरियर हाइट वो बढ़ जाती है। फिर है यहाँ पर, जैसे कि ये देख पा रहे हैं, तो देखिए क्या है कि आ, ये जो हमारा बैरियर है इस पे अगर आप देखें तो एक तरफ है पॉजिटिव साइड और एक तरफ है निगेटिव साइड, ठीक है। अब हमने जो वोल्टेज अप्लाई किया है उसको अगर आप देखें तो पी तरफ हमने रखा है लोअर पोटेंशियल और एन की तरफ रखा है हायर पोटेंशियल। तो देखिए सेम सेंस पर ही है, ये पॉजिटिव आयंस का मतलब ये बता रहा है कि ये हायर पोटेंशियल है और ये है लोअर पोटेंशियल। तो इसमें देखिए जिस सेंस पे यानी कि राइट हैंड साइड पर हायर पोटेंशियल दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पर लोअर पोटेंशियल दिख रहा है, इसी सेंस पर ही अप्लाइड वोल्टेज भी है। लेफ्ट राइट हैंड साइड पर हायर पोटेंशियल और लेफ्ट हैंड साइड पर लोअर पोटेंशियल। इसी कारण से जो इफेक्टिव बैरियर हाइट होती है वो बढ़ जाती है, V0 + V हो जाता है। यानी कि यहां पर जो हमारा बिना बैटरी को अप्लाई किए हुए वोल्टेज था, बैरियर हाइट थी, वो थी V0। अब हमने जब इस पे बैटरी अप्लाई कर दी है रिवर्स बायस कंडीशन में, तो थोड़ा सा जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है वो एड अप हो जाएगा इसी V0 पर, और इफेक्टिव बैरियर हाइट जो होगी वो बढ़ जाएगी, V0 + V हो जाएगी। ये हमारा डायोड अंडर रिवर्स बायस कंडीशन है और ये उसका बैरियर पोटेंशियल है अंडर अंडर रिवर्स बायस, ठीक है। अब इसमें होता क्या है करंट के केस में, जब हम देखते हैं कि करंट इस पे फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वैसे तो यहां पर कोई करंट हमें नहीं मिलता है। जब रिवर्स बायस पे हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इस डायोड से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। बट एक पोजीशन आती है कि वोल्टेज देखो क्यों क्या होता है, बढ़ता है, V0 + V हो रहा है। हम रिवर्स डायरेक्शन पर वोल्टेज बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो वो जो यहाँ पर बैरियर हाइट होती है वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप होती है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से ये यहां पर मौजूद जो चार्ज कैरियर्स होते हैं उनको खींच लेते हैं, और उनको खींचते ही यहां पर जो कंडक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण से सडन हमें करंट इंक्रीज देखने को मिलता है। तो वही चीज है कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर पहुंच के, यानी कि V0 + BR, उसको ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। तो इतना जब हमारा बैरियर पोटेंशियल हो जाता है, उस पॉइंट पर पहुंचते ही उस पॉइंट पर पहुंचते ही जो ये डिप्लेशन रीजन है वो ब्रेक हो गई। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है और यहां से फिर चार्जेस आने लगते हैं और इधर से आने लगते हैं, इनमें मूव होने लगते हैं चार्जेस, और इस कारण से यहाँ पर कंडक्शन पॉसिबल हो जाता है। और जैसे ही कंडक्शन पॉसिबल होता है, बहुत ज्यादा चार्जेस एक दूसरे को बढ़ाते हैं, जिसके कारण से एक एवलांच टाइप का यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। यानी कि जैसे बर्फ गिरती है ना, पहाड़ से जब बर्फ गिरती है तो थोड़ा सा बर्फ गिरना चालू होती है, गिरती थोड़ा सा है, और आगे यहाँ पर बहुत ज्यादा एक
तूफान जैसा क्रिएट हो जाता है, बर्फ का बर्फीला तूफान, मतलब बर्फ पूरी लुढ़कती हुई चली आती है। तो एक छोटे से टुकड़े से एक बहुत बड़ा जो है वो बहाव क्रिएट हो जाता है। वही चीज यहां पर भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हाई हो गई कि इसने एक चार्ज कैरियर को मूव कराया, और वो चार्ज कैरियर ने दूसरे को मूव कराया, उसने तीसरे को, इस तरह करते करते एकदम से सडन इस पे ब्रेक होता है और इस पे ब्रेक डाउन हो जाता है बहुत तेजी से। तो डायोड रिवर्स करंट इंक्रीजेस शार्पली। अब बात आती है कुछ चीजें, जैसे कि फॉरवर्ड बायस पे हम लोग देखेंगे कि इन फॉरवर्ड बायस जो करंट होता है वो पहले इंक्रीज होता है धीरे धीरे, लगभग नेग्लिजिबल होता है। यानी कि अगर इसका हम एक ग्राफ बनाए, वीआई कैरेक्टरिस्टिक बनाए, तो ये कुछ बनता है ऐसा। अब इसके हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पर देखें, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर क्या है, थोड़ा सा हमने वोल्टेज अप्लाई किया फॉरवर्ड बायस कंडीशन पर, थोड़ा सा और बढ़ाया, थोड़ा सा और बढ़ाया, थोड़ा सा और बढ़ाया, तो 0.7 के आसपास यहां पर हम ये देखते हैं कि जो वोल्टेज होता है वो इतना सफिशिएंट होता है कि जो बैरियर पोटेंशियल होता है उसको खत्म कर दे। क्यों? क्योंकि बैरियर पोटेंशियल और जो वी का रिलेशन हमें मिलता है, और जो इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल मिलता है हमें, वो कुछ ऐसा रिलेटेड होता है। तो जब वी अप्लाइड वोल्टेज जो है वी, वो वी नॉट के बराबर हो जाता है, तो जो पूरी डिप्लेशन हाइट है या डिप्लेशन रीजन जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और उस केस में फिर हमें करंट मिलने लगता है, पहले थोड़ा सा, फिर प्रॉपरली करंट मिल जाता है, यानी कि ये बिहेव करने लगता है एज अ कंडक्टर, फिर यहां पर बिहेव करने लगता है। ये तो हो गई फॉरवर्ड बायस की कंडीशन। इसको ले चलते हैं रिवर्स बायस पर। अब देखिए फॉरवर्ड बायस पर हम जब वोल्टेज लगा रहे थे तो वो था 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, इस तरीके से करंट आ रहा था हमारा मिली एम्प्स पर। रिवर्स बायस पर देखिए, हमने वोल्टेज का जो सेंस था वो बदल दिया, लगाया हमने 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, और करंट की वैल्यू देखिए, बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम, टेंडिंग टू नेग्लिजिबल। और ये जितना भी करंट आ रहा था वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के लीक की वजह से आ रहा था। और ये इतना ज्यादा कम होता है कि आप देख सकते हैं ये जो करंट का इस तरफ ऑर्डर है, ठीक है, इस डायरेक्शन पर जो हमारा ऑर्डर है, यानी कि रिवर्स बायस पर जो करंट का ऑर्डर होता है वो माइक्रो एम्पियर का करंट होता है। ये मिली एम्पियर है, यानी कि 10⁻³ एम्पियर। और ये है 10⁻⁶ एम्पियर, उस पे भी ये 10⁻�6 एम्पियर के आसपास का यहाँ पर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, यानी बहुत वैल्यू कम है इस जगह पर। बट जैसे ही एक वोल्टेज रीच करता है वो, जैसे मान लीजिए कि 90 वोल्ट के पास पहुंचा, जो कि बराबर हो जाता है हमारा ब्रेक डाउन वोल्टेज के, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर इतनी ज्यादा हो जाती है कि वहां पर जो चार्जेस है वो इंजेक्ट होने लगते हैं, और एकदम से ब्रेक हो जाती है पूरी डिप्लेशन रीजन, और करंट बहुत तेजी से बढ़ जाता है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा ही वोल्टेज हमें फॉरवर्ड बायस पे बढ़ाने पर करंट मिल जा रहा है, जबकि रिवर्स बायस कंडीशन पे बहुत ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके कहीं ब्रेकडाउन होता है। ये है हमारी वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिलिकॉन डायोड। सिलिकॉन डायोड है तभी यहाँ पर ये 0.7 आ रहा है, अगर जर्मेनियम आ जाता तो इसकी वैल्यू बदल जाती। ठीक है, ये एक चीज ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड बायस कंडीशन पर जो ऑर्डर होता है करंट का वो मिली एम्प का होता है, और जो हमारा रिवर्स बायस में होता है वो माइक्रो एम्पियर का होता है। ये जो करंट है इसको हम लोग सैचुरेशन करंट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू आकर सैचुरेट हो जाती है। डायोड्स के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस, और ये होता है हमारा आर डी इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा आई। यानी कि हम किसी एक पिन पॉइंट पर निकालने के बजाय क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं, जैसे यहाँ और इन दो पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज का डिफरेंस ले और करंट का डिफरेंस ले, उनको डिवाइड कर दें, निकल कर आ जाएगा हमारा रेजिस्टेंस ऑफ दैट डायोड। और इसको डायनामिक रेजिस्टेंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक किसी पर्टिकुलर जगह पर हम लोग नहीं देख रहे, रेंज पर देख रहे हैं। यहाँ पर तो हमने वोल्टेज का मतलब ही होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का भी डिफरेंस ले रहे हैं हम लोग। इसी तरीके से सेम यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि रिवर्स बायस में जो डायनामिक रेजिस्टेंस होता है डायोड का वो ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उस पर करंट की वैल्यू बहुत कम होती है, माइक्रो एम्पियर्स का करंट आता है। ठीक है, तो अब देखिए यहां से
अब अगर हम लोग क्या करें, इसका एप्लीकेशन ले, यानी कि ये जो डायोड वोल्टेज है इसको हम लोग थोड़ा सा एप्लीकेशन इसका ले, कुछ किस तरीके से कि एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमने अप्लाई किया डायोड के अक्रॉस जिसपे कि करंट फ्लो कर रहा है। तो अल्टरनेटिंग करंट जो होगा, क्योंकि उस पे पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल होती है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर हमने डायोड को प्रॉपरली कनेक्ट किया है तो डायोड हमारा रह सकता है फॉरवर्ड बायस कंडीशन पर, और दूसरे जो पार्ट होगा उसमें वो रिवर्स बायस कंडीशन पर हो सकता है। तो अभी हम लोग देख कर आए हैं कि अगर हमने 1 वोल्ट अप्लाई किया है फॉरवर्ड बायस पे तब तो करंट हमें मिल जाएगा, बट अगर 1 वोल्ट को रिवर्स बायस पे लगाया है तो हमें करंट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो 100 वोल्ट लगाने पर आ रहा था लगभग, वो भी ब्रेक डाउन होने के बाद। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं हम लोग और बनाते हैं रेक्टिफायर। क्यों? क्योंकि हमारा अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। तो हमें अगर डायरेक्ट करंट चाहिए, यानी कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है कि ये जो निगेटिव हाफ साइकिल्स हैं वो अगर हट जाएं तो सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल मिले, तो हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनाते हैं जिससे कि सिर्फ और सिर्फ हमें मिल जाए पॉजिटिव हाफ साइकिल्स। जिस जो ये डिवाइस बनता है उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर दो तरीके के बनते हैं, एक बनता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर, और उसी को अब हम लोग देखेंगे। तो देखिए, अगर हमने कुछ इस तरीके से बनाया, ये एक ट्रांसफार्मर है जो कि काम क्या कर रहा है, जो हायर वोल्टेज है उसको लोअर वोल्टेज में कन्वर्ट करने का। अब यहां पर हमने ये जो आउटपुट है सेकेंडरी, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से जो आउटपुट है इस पे कनेक्ट कर दिया इसकी एक आर्म में डायोड, और इसको फिर कनेक्ट कर दिया एक लोड रेजिस्टेंस से। तो लोड रेजिस्टेंस पर हमें जो आउटपुट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, आइए समझते हैं। इनपुट जो है हमारा वो है एसी, इनपुट जो है वो है पूरा एसी। आउटपुट में क्या होगा, एसी में जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तो पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब कि ये पोर्शन हो जाएगा हायर पोटेंशियल पर, और इधर से ये हो जाएगा लोअर पोटेंशियल पर। ये यानी कि डायोड के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो ये पी साइड हो गया हमारा हायर पोटेंशियल और एन साइड हो गया लोअर पोटेंशियल, यानी कि ये कौन सी कंडीशन बन गई, फॉरवर्ड बायस की। तो इस साइकिल को ये जाने देगा, इस साइकिल को ये जाने देगा, यानी कि आरएल के अक्रॉस हमें वोल्टेज मिलेगा, वोल्टेज अक्रॉस आरएल हमें मिलेगा बिल्कुल वैसा ही जैसा कि मिल रहा था इस पे। जब बात आएगी निगेटिव हाफ साइकिल की, यानी कि अब इस पे हो गया निगेटिव हाफ साइकिल पे, ये हो गया लोअर पोटेंशियल और ये हो गया हायर पोटेंशियल। ठीक है, इसीलिए मैंने लोअर पोटेंशियल और हायर पोटेंशियल के टर्म्स पर चीजों को बताया है, इससे क्वेश्चन सॉल्व करना भी आसान रहता है, समझना भी। तो लोअर पोटेंशियल और हायर पोटेंशियल हमने इस तरीके से अप्लाई कर दिया। अब क्या होगा कि ये बन गया रिवर्स बायस की कंडीशन, पी साइड हो गया लोअर और निगेटिव एन साइड हो गया हायर पोटेंशियल। तो इसमें अब जो कंडक्शन ऑफ करंट है वो नहीं होगा, क्योंकि रिवर्स बायस की कंडीशन है। तो जितने वोल्टेज से फॉरवर्ड बायस में कंडक्शन हो जा रहा था उतने वोल्टेज पर रिवर्स बायस में कंडक्शन नहीं होगा। हम डायोड को चूज ही ऐसा करते हैं। तो होगा क्या कि जो निगेटिव हाफ साइकिल है उस समय इस आरएल के क्रॉस कोई भी वोल्टेज हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इधर से करंट को ब्लॉक कर देगा। तो ये हो गया हमारा आरएल पर कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा, तो ये करंट हो वोल्टेज हो गया इसके क्रॉस जीरो, तो हमें कुछ नहीं मिला। फिर जब अगली पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो हमें फिर से मिल जाएगा आरएल के क्रॉस वोल्टेज। फिर जब नेक्स्ट निगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो फिर से नहीं मिलेगा, फिर इस तरीके से प्रोसेस चलती रहेगी, यानी कि सारी जो पॉजिटिव हाफ साइकिल्स होंगी वो हमें मिल जाएंगी। और इस तरीके के रेक्टिफायर को हम लोग बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। क्यों? क्योंकि देखो वेव पूरी ये होती है और इसने सिर्फ हाफ वेव को ही इस्तेमाल किया, बाकी को इसने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। तो हाफ वेव को ही रेक्टिफाई कर पा रहा है ये, इस वजह से इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में जो फ्रीक्वेंसी होती है अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी के बराबर ही होता है, ये याद रखिएगा। अब चलते हैं कि अगर हम दो डायोड्स का यूज करें, तो दो डायोड को यूज कुछ इस तरीके से करते हैं कि हम बना लेते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, यानी कि जो निगेटिव हाफ साइकिल हमारी व्यर्थ जा रही थी उसको भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं। और कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो इसके लिए दो डायोड का इस्तेमाल करते हैं जो कि दोनों जो हाफ साइकिल्स हैं उनको रेक्टिफाई करता है।
कुछ इस तरीके से इसको बनाते हैं। यहां पर ट्रांसफॉर्मर कुछ ऐसा चूज करते हैं जिसपे सेंटर टैपिंग हो, यानी कि तीन टर्मिनल हो। तो इस तरीके के केस में होता क्या है कि आउटपुट पर हमने दो ऐसे आउटपुट दे दिए, एक इस तरफ डायोड लगा दिया, एक इस तरफ डायोड लगा दिया, और इसकी सेंटर टैपिंग कर दिया ग्राउंडिंग, यानी कि ये हमेशा रहेगा लोअर पोटेंशियल बाकी दोनों से। अब देखिए क्या होगा कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो इससे एक बार चल के चला गया, ये सर्किट बन गया पूरा। ठीक है, इस तरीके से पूरा सर्किट बन गया। जब हमारी निगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो वो जो वोल्टेज होगा वो इधर से ऐसे फॉर्म कर लेगा, ये ये एक पूरा कंप्लीट सर्किट फॉर्म कर लेगा। ठीक है, ये एक कंप्लीट सर्किट फॉर्म कर लेगा, यानी कि इसका जो वेव फॉर्म होगा कुछ ऐसा बन जाएगा। कि हमने क्या किया, दो डायोड लगाए इस जगह पर। देखिए ये जो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, ए के पास एक डायोड लगा है, बी के पास एक डायोड लगा है। तो यहां पर आ रहा है, जब ए पर पॉजिटिव हाफ साइकिल उसी समय पर बी पर आएगी निगेटिव हाफ साइकिल। जब ए पर आ रही है पॉजिटिव हाफ साइकिल उसी समय पर आएगी बी पर नेगेटिव हाफ साइकिल, यानी कि जो ए वाला डायोड होगा वो हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। तो वोल्टेज हमारा ऐसा करके, मतलब उसका करंट पास होगा, वोल्टेज नहीं करंट ऐसा पास होगा, और ये पूरा एक कंप्लीट सर्किट बन जाएगी। ठीक है, हमें देखिए आउटपुट मिल गया अक्रॉस आरएल। जब इस पे आया रिवर्स बायस, ये आया रिवर्स बायस, जब इस पे रिवर्स बायस आया, मतलब रिवर्स बायस की कंडीशन आई, यानी कि निगेटिव हाफ साइकिल आई, उस समय पर जो ये बी वाला होगा वो पॉजिटिव हाफ साइकिल पर होगा, तो इसके थ्रू कंडक्ट हो जाएगा करंट। ठीक है, इसके थ्रू कंडक्ट हो जाएगा, तो हमें फिर से आरएल के क्रॉस वोल्टेज देखने को मिलेगा। फिर इसी तरीके से अगली जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी ए पर, तो बी पर आएगी निगेटिव हाफ साइकिल, तो ये ब्लॉक हो जाएगा, इससे करंट पास हो जाएगा, और ये प्रोसेस चलती रहेगी। और इस तरीके से हमें कंटिन्यूअस वोल्टेज मिल रहा है आरएल के क्रॉस। कंटिन्यूअस का मतलब कि खत्म नहीं हो रहा, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, इस तरीके से चल रहा है। तो ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल आई पहले वाली, वो D1 की वजह से आई, इसके थ्रू कंडक्ट हुआ। फिर दूसरी वाली जो है वो D2 की वजह से आया। फिर जो तीसरा वाला है वो पहले वाले की वजह से, फिर जो चौथा वाला है वो दूसरे वाले की वजह से। इस तरीके से हमें देखो पूरी की पूरी जो वेव थी वो रेक्टिफाई होकर मिल गई, हर एक पार्ट हमें मिल गया, ऑब्टेन हो गया। तो इस पे ध्यान रखिएगा कि जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है इसकी फ्रीक्वेंसी का आउट, मतलब जो फ्रीक्वेंसी आउटपुट होता है फुल वेव रेक्टिफायर का, वो 2 टाइम्स होता है इनपुट फ्रीक्वेंसी के। आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज 2 टाइम्स ऑफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी वोल्टेज। अब देखिए यहां पर आपने देखा कि बहुत ढेर सारे रिपल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ऐसे 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 ऐसे। अब अगर हमें रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट करंट चाहिए, तो हमने ये तो ऑब्टेन कर लिया कि जो आरएल के क्रॉस वोल्टेज रहेगा, आरएल के क्रॉस जो वोल्टेज रहेगा, हमें एक तरफ वो हायर पोटेंशियल मिलता रहेगा, एक तरफ लोअर पोटेंशियल मिलता रहेगा, बट इस पे भी ये वेरिएशन मौजूद है। एक बार तो बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, इस तरह मौजूद है। डायरेक्ट करंट में क्या होता है, जो वोल्टेज एक बार मेंटेन कर दिया जाता है वो उतना ही मेंटेन रहता है। तो इस तरीके की वोल्टेज को ऑब्टेन करने के लिए, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो इस पर एसी वाला इफेक्ट है या ऑसिलेशन वाला जो इफेक्ट है उसको खत्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कैपेसिटर, टू गेट स्टेडी डीसी आउटपुट फ्रॉम द पल्सेटिंग। इसको पल्सेटिंग बोलते हैं, इस तरीके से घट बढ़ रहा, घट बढ़ रहा, घट बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पल्सेटिंग वोल्टेज। डीसी आउटपुट निकालने के लिए इस पल्सेटिंग वोल्टेज पर हम कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं आउटपुट टर्मिनल्स पर, क्योंकि कैपेसिटर क्या होता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग इसकी कुछ समय लेती है। ठीक है, तो करता क्या है, जैसे लोड रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस हमने एक कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया, इसके क्रॉस हमने एक कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया। तो कैपेसिटर को कनेक्ट करने पर होगा क्या कि जब यहां पर पॉजिटिव हाफ साइकिल इस तरीके से आएगी,
तो कैपेसिटर एक बार चार्ज हो जाएगा। जब एक बार चार्ज हो जाएगा, तो जब ये वैल्यू घटने लगेगी, यहां पर ये वैल्यू घटने लगेगी, उस समय जो कैपेसिटर है वो वोल्टेज मेंटेन रखेगा इस रजिस्टर के क्रॉस। और क्योंकि जो कैपेसिटर है वो भी डिस्चार्ज होता है, तो कैपेसिटर होने लगेगा डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज होने होने पर फिर से इसकी जो अगली पॉजिटिव हाफ साइकिल वाला मतलब है वो चीज मिल जाएगा उसको, तो फिर से चार्जिंग हो जाएगी। यानी कि एक बार अगर वोल्टेज मेंटेन हुआ तो वो मेंटेन बना रहेगा, जिसके कारण से जो रिपल वाले फैक्टर्स होते हैं वो हट जाते हैं। मतलब कुछ ऐसा हमें आउटपुट मिलता है, ऐसे जाके थोड़ा ऐसे 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 वाला मिल जाता है। तो वो जो पूरा नीचे तक जा रहा था डिस्चार्ज, मतलब जब हमने कैपेसिटर को नहीं लगाया था, वो चीज़ हट जाती है। जो बहुत ज़्यादा पल्सेटिंग था वो चीज़ हट जाती है। और इसी तरीके के फिर फिल्टर सर्किट्स और भी लगाते रहते हैं, जिससे कि हमें जो रिपल्स है और भी उसको स्मूथ किया जा सके। हम कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन करते हैं कि रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर से जो आउटपुट मिल रहा है उस पे आरएल के अक्रॉस हम लगाते हैं, या आरएल आरएल के पैरेलल लगा दें सी को, कैपेसिटर को, जिससे कि हमें यहाँ पर ये क्या मिल जाए, अ, जो पल्सेटिंग वोल्टेज है वो कम हो जाए। तो कुछ इस तरीके का हमें आउटपुट मिल जाता है, जहां पर जैसे एसी इनपुट ऐसी थी, और जो हमें मिलेगा वो मिलेगा ऐसा। जब कैपेसिटर नहीं लगाए होंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा ऐसा। और जब हमने कैपेसिटर लगा दिया, कैपेसिटर लगाते ही कैपेसिटर ये लेवल जो वोल्टेज है उसको मेंटेन करके चलेगा, बट बीच में थोड़ा थोड़ा होंगे। इसको स्मूथ करने के लिए हम और भी इस तरीके के पैरेलल पे कैपेसिटर्स को लगा सकते हैं, डिफरेंट कन्फिग्रेशन में इसको रखते हुए। साथ में यहाँ पर हम लोग इंडक्टर भी इस जगह पर अप्लाई कर सकते हैं, इस जगह पर। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए, बात आती है जेनर डायोड की। तो जो जेनर डायोड है वो बना हुआ है ऑपरेट होने के लिए अंडर रिवर्स बायस कंडीशन, ब्रेकडाउन रीजन पर, और ये बिहेव करता है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, जेनर डायोड की बात हो रही है। तो जेनर डायोड एक हमारा स्पेसिफिक तरीके का डायोड होता है जो बिहेव करता है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, और ये रिवर्स बायस में ब्रेक डाउन रीजन को एक्सप्लोर करता है या एक्सप्लॉयट करता है कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए। आपने ये देखा होगा कि घरों में जब लाइट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है तब बोलते हैं कि स्टेबलाइजर लगा दीजिए। तो उस स्टेबलाइजर में कहीं ना कहीं हमारा जेनर डायोड का इस्तेमाल होता है। पुराने जो स्टेबलाइजर आते थे उस पे हम लोग अलग तरीके से करते थे, बट अब जो आते हैं स्टेबलाइजर उस पे जेनर डायोड का इस्तेमाल होता है वोल्टेज को मेंटेन रखने के लिए। बाकी साथ में उस पे जो ट्रांसफार्मर्स है उनका भी इस्तेमाल होता है, बट जेनर डायोड का भी यूज होता है। जेनर डायोड हमारे जो डीसी कंपोनेंट्स हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है एक कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए अक्रॉस अ स्पेसिफिक कंपोनेंट, ताकि वोल्टेज घटने बढ़ने की वजह से कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए यहाँ पर ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक है जेनर डायोड की, ये एक सिंबल है। यहाँ पर ये पी साइड है और ये एन साइड है। बस यहाँ पर जो सिंपल डायोड है उसके उसके बीच में अंतर ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा हल्का सा टिल्ट रहती है लाइंस। तो देखिए, इसका फैब्रिकेशन जो होता है वो इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि जेनर डायोड जो है वो हैविली डोपिंग से बना होता है। पी साइड और एन साइड दोनों को ही बहुत हैविली डॉप करके बनाया जाता है, जिसके कारण होता यह है कि बहुत जल्दी ही हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, रिवर्स बायस कंडीशन में हाई इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाती है। ठीक है, तो होता क्या है कि इस पे हैवी डॉपिंग की वजह से जो इसका डिप्लेशन रीजन होता है उसकी विड्थ बहुत कम होती है, 10⁻⁻⁶ मीटर से भी कम होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हाई होती है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हमारा जो डिप्लेशन रीजन है उसकी विड्थ ही बहुत कम है, 10⁻⁻⁶ के ऑर्डर की है, और वोल्टेज अगर हमारा कुछ भी है थोड़ा सा, जो वहां पर बैरियर पोटेंशियल है, तो ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि डिप्लेशन रीजन बहुत कम है, उसकी जो विड्थ है वो बहुत कम है। तो पी और एन साइड को हैवली डोपिंग इसीलिए की जाती है ताकि वो जो उनकी विड्थ है वो बहुत हमारी कम हो जाए, जिसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाए। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगा तो बहुत ही कम रिवर्स वोल्टेज पे हम उसको ब्रेक डाउन करा सकते हैं।
तो इवन फॉर अ स्मॉल रिवर्स बायस वोल्टेज ऑफ अबाउट 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, जैसे अभी तक हम लोग देख रहे थे कि 100 वोल्ट पर कहीं जाकर रिवर्स ब्रेक डाउन हो रहा था, जबकि यहां पर हम एक छोटे से वोल्टेज के अक्रॉस भी इसको स्मॉल वोल्टेज पर भी इसको ब्रेक डाउन होता देख सकते हैं। तो ये जो जेनर डायोड है, ये बिहेव करेगा एक इस तरीके का वोल्टेज रेगुलेटर जो किसी कंपोनेंट के अक्रॉस 5 वोल्ट को मेंटेन करने में रखा जा सकता हो। अब देखिए, when the AC input voltage of a rectifier fluctuates, its rectified output also fluctuate। तो हमें डीसी वोल्टेज को, एक कांस्टेंट डीसी वोल्टेज को पाने के लिए हमें एक जेनर डायोड लगाना पड़ता है, कुछ इस तरीके से कि अनरेगुलेटेड वोल्टेज आया इसके क्रॉस, हमने एक रेजिस्टेंस लगाया ताकि अगर सीरीज पे इस जेनर डायोड के कि अगर करंट की वैल्यू ज्यादा अगर इससे हो गई तो ये जल सकता है जेनर डायोड, तो करंट की वैल्यू को लिमिट करने के लिए हम लोग रेजिस्टेंस को अप्लाई करते हैं इसके जेनर डायोड के सीरीज पे। तो ये हमारा बन जाता है अनरेगुलेटेड वोल्टेज, यहां पर है इसके क्रॉस, और यहां से हमने देखिए एक सीरीज पे लगाया जेनर डायोड के एक रेजिस्टेंस, जिसको कि सीरीज रेजिस्टेंस यहां पर बोलते हैं। अब जिस भी कंपोनेंट के अक्रॉस हमें रेगुलेटेड वोल्टेज चाहिए होता है, वहां पर हम क्या करते हैं कि लोड रेजिस्टेंस को उसको कनेक्ट कर देते हैं जेनर डायोड के क्रॉस, क्योंकि जेनर डायोड में जो वोल्टेज उसके क्रॉस जो डेवलप होता है रिवर्स बायस कंडीशन में, वो कांस्टेंट हो जाता है, उससे ज्यादा वो बढ़ ही नहीं पाता। यानी कि अगर आप इसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक को देखते तो यहाँ पर आप देख पाते कि रिवर्स बायस में हम एक पॉइंट पर पहुंचकर फिर करंट उसका बहुत ज्यादा बढ़ता है, उसके फर्दर अगर वोल्टेज घटता बढ़ता है इसके बाद तो वो करंट बढ़ता है बहुत ज्यादा। ठीक है, एक वो कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन कर लेता है। तो जो जेनर डायोड होता है वो हैवली डोप्ड होता है, ताकि जो विड्थ और डिप्लेशन रीजन हो उसकी विड्थ बहुत कम हो, जिसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो, तो रिवर्स बायस कंडीशन में बहुत आसानी से कम वोल्टेजेस पे भी जो जेनर ब्रेकडाउन है उसको ऑब्टेन किया जा सकता है, जो कि हेल्पफुल होता है एक रेगुलेटेड वोल्टेज को प्रोवाइड करने में। क्यों? क्योंकि ब्रेकडाउन जब होता है तभी ये एक कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन करता है। यहाँ पर फिर अगर रिवर्स बायस में वोल्टेज घटता बढ़ता है तो ये इसी पे ही फिक्स रखता है, इससे ज्यादा फिर वो वोल्टेज को रिवर्स बायस में नहीं बढ़ने देता है, वो कंडक्ट करा देता है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा होता है वो उस यहाँ से कंडक्ट करा देता है। अब बात आती है फोटो डायोड की। फोटो डायोड एक ऐसा डिवाइस है जो कि ये भी एक स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड है, जिसको कि फैब्रिकेट किया जाता है एक ट्रांसपेरेंट विंडो के साथ, जिससे कि लाइट उसके जंक्शन पर फॉल हो सके। ये वर्क करता है अंडर रिवर्स बायस कंडीशन। जेनर भी रिवर्स बायस कंडीशन पर काम करता था, फोटो डायोड भी रिवर्स बायस कंडीशन पर काम करता है। ये भी एक स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड है, बट इस पे अंतर क्या है कि यहां पर ये ट्रांसपेरेंट विंडो के साथ आता है, यानी कि जो लाइट है वो डिप्लेशन रीजन तक पहुंच जाए। साथ ही में इसमें ब्रेक डाउन का कोई काम नहीं, ब्रेक डाउन वोल्टेज का काम नहीं है इस पे। जेनर में ब्रेक डाउन वोल्टेज की बात आती है, इसमें क्या करता है कि जो फोटो करंट होता है, यानी कि उस फोटो डायोड से पास होने वाला जो करंट होता है या जो वो करंट डेवलप करता है, वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, कि कितनी ज्यादा इंटेंसिटी की उस पर लाइट फॉल हो रही है। तो फोटो करंट हम ये कह सकते हैं फोटो डायोड का, वो डिपेंड करने लगता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। यानी कि अगर हमारे पास एक फोटो डायोड है और इस पे जो लाइट फॉल हो रही है वो अभी कम फॉल हो रही है, यानी कि उसकी इंटेंसिटी कम फॉल हो रही है, तो यहाँ पे इसके क्रॉस जो करंट होगा वो कम होगा। अगर इंटेंसिटी बढ़ गई तो यहाँ पर करंट बढ़ जाएगा, यानी कि ये एक तरीके से क्या बन गया, एक तरीके से ये बन गया हमारा एक डिटेक्टर। तो फोटो डायोड हमारा एक डिटेक्टर की तरह भी काम करता है। ठीक है, तो इट इज इजियर टू ऑब्जर्व द चेंज इन द करंट विथ चेंज इन द लाइट इंटेंसिटी इफ अ रिवर्स बायस इज अप्लाइड। दस फोटो डायोड कैन बी यूज्ड एज फोटो डिटेक्टर टू डिटेक्ट ऑप्टिकल सिग्नल्स। तो ऑप्टिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के लिए ये इस्तेमाल होता है फोटो डिटेक्टर। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम कह सकते हैं पी साइड एन साइड। पी साइड हमारा लोअर पोटेंशियल पर कनेक्टेड है, एन साइड हमारा हायर पोटेंशियल पर कनेक्टेड है। जो यहाँ पर इसका डिप्लेशन रीजन है वहां पर ट्रांसपेरेंट विंडो, विंडो से मतलब है कि एक ऐसा रीजन होता है, एक जगह होती है
जिससे कि लाइट उस पर फॉल हो सके डिप्लेशन रीजन पर, उसको ऐसे बनाया जाता है। तो जैसे यहाँ पर लाइट फॉल होती है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन होता है, जिसके कारण से यहाँ पर जो करंट है उस पर चेंज आ जाता है। और रिवर्स बायस कंडीशन पर फोटोडायोड की जो ऐसा जो वो है हमारी वीआई कैरेक्टरिस्टिक है, वो कुछ ऐसी होती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये I1 है, फिर ये I2 है, फिर I3 है, फिर I4। ठीक है, ये I4 है, ये I3 है, ये I2 है। यानी कि इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रही है, इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, और इंटेंसिटी बढ़ने की वजह से ये I4 है यहाँ पर सबसे ज्यादा। तो जो रिवर्स बायस कंडीशन पर जो हमारा फोटो करंट है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इसको फोटो डायोड को इस्तेमाल करते हैं। ये फोटो डिटेक्टर की तरह काम करता है फोटो डायोड। ठीक है, इन इन सभी को हम लोग ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी बोलते हैं, क्योंकि ये ऑप्टिकल सिग्नल पर रिस्पॉन्स देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये, तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कहते हैं इनको। अब देखिए, ये आता है एलईडी। ठीक है, ये है एलईडी के लिए। तो इट इज अ हैवली डॉप्ड पीएन जंक्शन विच अंडर फॉरवर्ड बायस एमिट्स स्पॉन्टेनियस रेडिएशन। सेमीकंडक्टर यूज करता है मतलब सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है एलईडीज वगैरह को फॉर्म करने के लिए। इनका जो बैंड गैप है वो एटलीस्ट 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। इस पे जो यूज होता है वो कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं, जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, एलईडी वगैरह को फॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लिए। क्यों? क्योंकि जो लाइट होती है वो डिपेंड करती है बैंड गैप पर। जितना कम बैंड गैप, उतनी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो कम होगी, यानी कि वो रेड की तरफ ज्यादा उसका होगा। जितना ज्यादा एनर्जी गैप होगा उतनी ज्यादा उसकी जो लाइट है उसकी फ्रिक्वेंसी एमिट होगी। ठीक है। एलईडीज क्या है कि इनका एडवांटेज है ओवर कन्वेंशनल इनकैंडेसेंट बल्ब्स पे। क्यों? क्योंकि ये जितना पावर इस्तेमाल करते हैं उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट लाइट को जनरेट करने में इस्तेमाल होता है, जबकि इनकैंडेसेंट बल्ब जो होते थे वो अपना मोस्ट ऑफ द जो एनर्जी कंज्यूम करते थे वो कन्वर्ट कर देते थे हीट में। तो हम अगर कहीं पर बल्ब लगा रहे हैं तो बेसिक हमारा यही है कि हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो यही है कि हमें मिले लाइट, ना कि हीट। ठीक है, इस कारण से ऐसा होता है। फिर आता है लो ऑपरेशनल वोल्टेज रिक्वायरमेंट होता है, लेस पावर यूज होती है। इस पे फास्ट एक्शन होता है, वार्म अप टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता, जैसे सीएफएल वगैरह होता है, या जो हमारा ट्यूब लाइट वगैरह होता है उसमें वार्म अप टाइम चाहिए होता है। जबकि जो एलईडी है वो तुरंत वर्क करती है। इस पे हम लाइट को एमिट करा सकते हैं 100 एंगस्ट्रॉम से लेकर 500 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है। लॉन्ग लाइफ होता है इस पे, बहुत ज्यादा इस पे हैवी ड्यूटी मटेरियल होता है, जैसे इनकैंडेसेंट बल्ब गिरने पर टूट सकता है। जबकि क्योंकि ये कॉम्पैक्ट साइज का होता है, छोटे साइज का होता है, तो इस पे टूट कर गिरने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, गिर कर टूटने के चांसेस कम होते हैं। इसकी फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग कैपेबिलिटीज होती हैं। एलईडी जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी पर कन्वर्ट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको कि आपको एलईडी से रिलेटेड याद रखने हैं। अब आता है फोटोवोल्टिक डिवाइसेस। तो ये ऑप्टिकल रेडिएशन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि हमारा सोलर सेल है। ठीक है, ये जो हमारी बनावट है वो सोलर सेल की है। इसमें सोलर सेल क्या करता है, जो लाइट इस पे फॉल होती है, इस इस पे पड़ने वाली लाइट के कारण जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर हैं वो जनरेट होते हैं। उनके जनरेशन के बाद, क्योंकि अब वहां पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गए हैं, तो वो एक जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है उस पे होल और इलेक्ट्रॉन वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। एक चला जाता है एन की तरफ, एक चला जाता है पी की तरफ। तो उनपे ऐसा बिल्डअप होने की वजह से क्रिएट हो जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। उनके पी और एन साइड पर क्रिएट हो जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इस तरफ और इस तरफ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसको कि हम लोग यूज कर सकते हैं दूसरे बल्ब वगैरह को ग्लो करने के लिए,
या दूसरे डिवाइसेस को ऑपरेट करने के लिए। तो सोलर सेल या सोलर पैनल्स जो आपने देखे हैं, सोलर पैनल्स पे सोलर सेल्स ही लगे होते हैं, जो कि हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं। क्लियर? अब इस पे तीन बेसिक प्रोसेस हैं। एक है जनरेशन, सेपरेशन और कलेक्शन। पहला है जनरेशन, कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए, फिर सेपरेट हुए, यानी कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक तरफ चला गया, जो होल है वो एक तरफ चला गया। फिर वहां पर उनका कलेक्शन होता है, जिसके कारण से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है उनके पी और एन साइड पर। तो इस तरीके से हमारा जो है वो सोलर सेल काम करता है। तो थर्ड वाला है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एन साइड पर कलेक्ट हो जाते हैं, जो होल्स होते हैं वो पी साइड पर कलेक्ट हो जाते हैं। तो पी साइड बन जाता है पॉजिटिव, एन साइड बन जाता है निगेटिव, और इस तरीके से हमें वहां पर फोटो वोल्टेज मिल जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर कलेक्शन हो जाता है बहुत ज्यादा। डिप्लेशन रीजन पर लाइट फॉल होती है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए, इलेक्ट्रॉन चला जाता है एन की तरफ, होल चला जाता है पी की तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होती है डिप्लेशन रीजन की, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है। यहाँ पर फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और ये बिहेव करता है एज अ छोटी सी बैटरी। बैटरी बेसिकली क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। ये भी यहाँ पर वही चीज प्रोवाइड करता है, तो इसको फोटोवोल्टिक सेल भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। बाकी का आपने देखा होगा कि फर्स्ट या थर्ड क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट या थर्ड क्वाड्रेंट पे था। जबकि फोटोवोल्टिक सेल का जो हमारा वीआई कैरेक्टरिस्टिक होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। इस वजह से होता है क्योंकि ये जो डिवाइस है वो किसी एनर्जी को यूज नहीं कर रहा, ये क्रिएट कर रहा है एनर्जी को। इस कारण से ये फोर्थ हमारे क्वाड्रेंट पे होता है। यहां पर दो चीजें आती हैं, एक आता है ओपन सर्किट वोल्टेज, यानी कि ये वो वाला वोल्टेज है जब कोई भी हमने डिवाइस कनेक्ट नहीं किया, यानी कि यहाँ पर चार्जेस इकट्ठा तो हो गए, बट यहां पर हमने इसको जो है वो ब्रेक कर रखा है। तो मैक्सिमम वोल्टेज जो ये दे सकता है वो ये है। अब क्योंकि जैसे यहाँ पर करंट फ्लो होगा तो वो कुछ रेजिस्टेंस फील करेगा, जिसके कारण से यहाँ पर कुछ अंदर वोल्टेज ड्रॉप होने लगेगा, फिर वोल्टेज घटता जाएगा। और जैसे ही हम इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्योंकि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर सेम हो जाएगा। जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया तो ये सेम हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। इस पॉइंट पर ये होता है ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक है, तो ये हम याद रखिएगा एलईडी का जो हमारा वीआई कैरेक्टरिस्टिक है, सॉरी सोलर सेल का वीआई कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, अब आते हैं देखिए लॉजिक गेट्स पर। लॉजिक गेट्स हमारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि मॉडर्न किसी भी डिजिटल चीजों पर मौजूद हैं। लॉजिक गेट खुद बने होते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से, जैसे कि डायोड्स, ट्रांजिस्टर, इन सभी के कॉम्बिनेशन से लॉजिक गेट्स बनते हैं, यानी कि एक ये सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं। इस पे कुछ लॉजिकल रिलेशनशिप होता है इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में। तो अब देखिए इस पे हम कौन कौन से गेट्स को देखेंगे। सबसे पहला आता है नॉट गेट। ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है ये नॉट गेट का है। ये डायोड नहीं है, ध्यान रखिएगा, डायोड नहीं है ये कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड्स और ट्रांजिस्टर है। ठीक है, और इसके लिए लॉजिक गेट का ये सिंबल है हमारा नॉट गेट। ये करता क्या है कि जो भी इस पे इनपुट हम देते हैं, इस पे हम जो भी इनपुट देते हैं ये उसको अपोजिट करके आउटपुट देता है। लॉजिक गेट में या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे दो ही तरीके के सिग्नल होते हैं, या तो सिग्नल है या तो नहीं है, किसी चीज का हां या तो ना, बीच की कोई स्टेट नहीं है। वोल्टेज आ रहा है या तो नहीं आ रहा है, जीरो है या वन है, वन है या जीरो है, बस इतना ही होता है। जीरो का मतलब सिग्नल नहीं आ रहा, वन का मतलब सिग्नल आ रहा है। तो यहां पर जो नॉट गेट होता है, अगर इस पे जो पूरा कनेक्शन होता है उसका कुछ अंदर जो भी डिवाइसेस लगे होते हैं जैसे डायोड्स और ट्रांजिस्टर ऐसे लगे होते हैं, कि जब यहां पर लो वोल्टेज आ रहा हो तो ये हाई वोल्टेज दे देता है। एक सर्टेन लेवल से जब कम का वोल्टेज होता है उसको यहाँ पर लो वोल्टेज बोल सकते हैं। एक सर्टेन लेवल से, ऐसे नहीं कि किसी भी वैल्यू को। लॉजिक गेट्स पे बस थोड़ा सा इतना इतना चेंज हो जाता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर आप एक जैसे कि 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से मान लीजिए है, 0 1 2 3 4 5,
और फिर इसके बाद 6 7 8 9 10, इस तरीके से कुछ भी, अब ऊपर कुछ भी वैल्यू हो, नीचे कुछ भी वैल्यू हो। अगर 5 वोल्ट से कम है तो ये सब कहलाएगा हमारा, ये सब कहलाएगा कि ये लो वोल्टेज है। अगर 5 वोल्ट से ज्यादा होगा, ये सब कहलाएगा हाई वोल्टेज। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूं। तो इस पूरे चीज को, वोल्टेज चाहे इस पे जितना भी आ रहा हो लो वोल्टेज की कंडीशन पर, इसको हम सबको बोलेंगे कि ये जीरो है, और इसको बोलेंगे वन। या ऑन या ऑफ, इसको बोलेंगे ऑन, और इसको बोलेंगे ऑफ। या इसको, जैसे कि अब नॉट गेट को हम लोग देखें तो नॉट गेट को इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं, क्योंकि ये करता क्या है कि जो भी इसके पास इनपुट आता है ये इसको बदल देता है। तो अगर इसके पास जीरो आता है तो ये वन कर देता है, अगर वन आता है तो जीरो कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक गेट का सिंबल है नॉट गेट के लिए। इसकी ट्रुथ टेबल है हमारी ये, कि अगर ए जो है हमारा वो रिप्रेजेंट कर रहा है इनपुट को, और बी जो है यहाँ पर वो रिप्रेजेंट कर रहा है आउटपुट को। ये वाले ए भी नहीं, ये अलग चीज है। ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है इसको ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस लॉजिक गेट को, ए वाला स्मॉल ए। और जो स्मॉल बी है वो इस ट्रुथ टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कैपिटल ए और कैपिटल बी की। तो कैपिटल ए रिप्रेजेंट कर रहा है इनपुट सिग्नल को, और बी रिप्रेजेंट कर रहा है आउटपुट को। तो जब हमने इनपुट जीरो दिया तो आउटपुट मिलेगा वन, और जब हम इनपुट वन देंगे तो आउटपुट मिलेगा जीरो। इस चीज को हम लोग बोलते हैं ट्रुथ टेबल। अब आता है और गेट। और गेट का लॉजिक ये है कि वन या तो इसमें हो या तो इसमें हो। ठीक है, जरूरी नहीं है दोनों में हो, या तो इसमें हो या तो इसमें हो, हमें आउटपुट वन ही मिलेगा। ठीक है, किसी एक में कम से कम वन होना चाहिए और हमें आउटपुट वन मिल जाएगा, जो कि होता है वाई बराबर ए प्लस बी। इस पे अगर इनपुट को हम लोग देखें तो इसकी पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी क्या है कि यहां पर जीरो हो सकता है, यहां पर जीरो हो सकता है, या ऊपर जीरो हो सकता है वन हो सकता है, या नीचे जीरो हो सकता है ए पे वन हो सकता है, या फिर दोनों वन वन हो सकते हैं। तो इस तरीके के लिए हम ट्रुथ टेबल फॉर्म करते हैं, और ये इसकी ट्रुथ टेबल होती है कि इनपुट अगर हमारे ए और बी हैं और आउटपुट वाई है, तो अगर दोनों इनपुट जीरो हुए, इस केस में जो आउटपुट हमें मिलेगा जीरो मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही कैसे हैं, जीरो जीरो हैं। तो दोनों ही जब जीरो जीरो हैं तो हमें आउटपुट भी जीरो मिलेगा। इसको हम आसान बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ए प्लस बी फॉर्मूले का। ठीक है, इसको बुलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो ए प्लस बी बुलियन एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये बताता है कि अगर दोनों जीरो हुए तो जीरो प्लस जीरो करो, हमें मिल जाएगा जीरो। जब जीरो और वन हो तो जीरो प्लस वन करो तो मिलेगा हमें वन। वन प्लस जीरो करो हमें मिलेगा वन। जब वन प्लस वन करोगे तो, वैसे तो नॉर्मल हमारी जो डेसिमल सिस्टम है उस पर टू हो जाता है, बट यहां पर क्या है, हायर और हायर रिप्रेजेंट कर रहा है वन और वन। वन और वन जो है वो हायर और हायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हायर वोल्टेज या हाई पोटेंशियल मिलके हाई पोटेंशियल ही तो होंगे। तो हाई पोटेंशियल के लिए फिर वही नाम आ गया, हाई पोटेंशियल वन। तो यहां पर वन प्लस वन टू नहीं होता, वन प्लस वन वन हो जाता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ये बुलियन अलजेब्रा है और इसको बुलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो और गेट के लिए जिसका कि सिंबल हमारा कुछ ऐसा बनता है, इसके लिए जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो है y इज इक्वल टू ए प्लस बी। वाई जहां पर कि आउटपुट रिप्रेजेंट करता है, ए और बी रिप्रेजेंट करते हैं इनपुट को। ये लॉजिक हमारा सिंबल है और ये ट्रुथ टेबल है और गेट के लिए। तो बस इस पे ये है लॉजिक कि दोनों में से कोई भी अगर एक हाई हुआ तो हमें हाई आउटपुट मिल जाता है। देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि जब दोनों जीरो थे तभी हमें आउटपुट जीरो मिल रहा है, अगर दोनों में से कोई भी एक हाई था तो हमें आउटपुट हाई मिल रहा है। अब आता है एंड गेट। एंड गेट कहता है कि मुझे दोनों चाहिए, मुझे दोनों जो इनपुट है वो हाई चाहिए। तो इसके लिए जो बुलियन एक्सप्रेशन बनता है वो बन जाता है y इज इक्वल टू ए डॉट बी। यानी कि देखिए, पहली बात तो ये सिंबल होता है एंड गेट का। देखिए डी आपको इस पे दिखाई दे रहा होगा, ये ऐसा डी बना हुआ है ना, एंड गेट का डी। तो इसकी जो ट्रुथ टेबल है वो है, अगर ए पर जीरो है और बी पर जीरो है तो आउटपुट हमें जीरो ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि जीरो इंटू जीरो जीरो हो जाएगा। फिर अगर ए पर जीरो है, बी पर वन है, तो जीरो इंटू वन हो जाएगा जीरो। ए पर वन है, बी पर जीरो है, तो वन इंटू जीरो हो जाएगा जीरो। और दोनों पर जब ए और बी दोनों पर ही वन वन होगा तभी हमें आउटपुट वन मिलेगा। तो ये एंड गेट होता है। ठीक है, फिर आता है नैंड गेट।
नैंड गेट फॉर्म होता है जब हम एंड गेट के साथ नॉट गेट को मिला देते हैं। यानी कि हमारे पास एंड गेट था और इस पे हमने जोड़ दिया है नॉट गेट, और जब हम किसी एंड गेट या और गेट में नॉट गेट को जोड़ते हैं तो एक छोटा सा हम ऐसा बना देते हैं सर्कल, जो कि रिप्रेजेंट करता है नॉट गेट को। यानी कि इसी चीज को हम लोग अगर चाहें तो लिख सकते हैं ऐसा डी, और फिर यहां पर नॉट गेट। तो ये पूरा जो है वो नैंड गेट को रिप्रेजेंट करेगा। ये हो गया एंड, और ये हो जाएगा नैंड, सॉरी ये हो गया नॉट, और दोनों मिलकर हो जाएंगे नैंड। इसकी जो ट्रुथ टेबल बनेगी वो कुछ ऐसी बन जाएगी। अब देखिए, ये आ जाएगा ए बी वाई, ठीक है, 0 0 1 0 0 1 और 1 1। तो इसमें क्या है कि जब दोनों जीरो होंगे तो पहले आप मल्टीप्लाई करें और फिर उसका नॉट ले लें। तो ए और बी का हमने पहले कराया मल्टीप्लाई, तो 0 × 0 हो गया 0, और उसका नॉट ले लेंगे, हम ऐसे बार लगाते हैं जो कि हो जाएगा 1। फिर आप करें 1 × 0 जो कि हो जाएगा 0, और उस पर बार लगेगा, बन जाएगा 1। फिर आप लेंगे 0 × 1 यानी कि 0, और 0 का बार हो जाएगा 1 के बराबर। फिर आप जब 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1, ए डॉट बी आ जाएगा 1, और 1 का बार हो जाएगा 0। तो इस तरीके से जो आपको आउटपुट मिले वो क्या मिल गया, 1 1 1 और 0। तो ये नैंड गेट का आउटपुट होता है। नैंड गेट हमारा एक यूनिवर्सल गेट होता है जिससे कि हम बाकी गेट्स को फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? अब आता है नॉर गेट। नॉर गेट दो गेट्स का कॉम्बिनेशन है, और नॉट। तो इसमें क्या होता है, पहली बात तो सिंबल ऐसा है, यहां पर और गेट के साथ एक नॉट गेट लगा हुआ है। अगर इसी चीज को अगर हम लोग चाहें तो कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, ये और गेट के साथ आगे लगा हुआ है नॉट गेट। इनपुट हमने दिया ए और बी, इस पे सी भी हो सकता है, ठीक है, जनरली दो इनपुट होते हैं पर दो से ज्यादा इनपुट भी हो सकते हैं। लॉजिक वही है कि आपको फिर जैसे कि मान लीजिए तीन इनपुट हमने दे दिए, ए बी और सी, तो आपको ए प्लस बी प्लस सी करना है, फिर नॉट लगा है तो ये लगा देना है, तो ये आउटपुट मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसका जो हमें आउटपुट मिलेगा, तो ए बी और हम ले लेते हैं इसको वाई, तो ये 0 0 1 0 0 1 और 1 1। यहां पर जो 0 + 0 करेंगे हम लोग तो 0 मिलेगा, और 0 का जो नॉट होगा वो बन जाएगा 1। यानी कि यही तो है ना, ए प्लस बी और इसका ये। तो ए प्लस बी जब हम कर रहे हैं पहले वाले का, 0 + 0 हो रहा है 0, 0 का नॉट हो जाएगा 1। फिर आ जाएगा यहां पर हमारे पास 1 + 0 यानी कि आ गया 1, और 1 का नॉट करेंगे तो आ जाएगा 0। फिर आ जाएगा 0 + 1 यानी कि 1, 1 का नॉट हो जाएगा 0। फिर आ जाएगा हमारे पास 1 + 1 1, 1 का नॉट आ जाएगा 0। तो ये जो तीनों हमारे आउटपुट होंगे वो 0 आ जाएंगे, ठीक है। नॉर गेट और जो नैंड गेट है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। नॉर है, और जो नैंड गेट है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गेट, क्योंकि ये एंड और नॉट इनको हम फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, इनकी हेल्प से। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी या कितने नॉर गेट की रिक्वायरमेंट होगी हमारे नॉट गेट को बनाने के लिए, या एंड गेट को बनाने के लिए, या और गेट को बनाने के लिए, या जॉर गेट भी आता है एक, या एक्स नॉर आता है, फिर नॉर लिख लीजिए, फिर लिख लीजिए नैंड, ठीक है। अगर कुछ इस तरीके से आता है तो इसके लिए आप कर सकते हैं कि नॉट बनाने के लिए नैंड गेट एक चाहिए, नॉर गेट बनाने और इसके लिए एक चाहिए। फिर यहां पर दो लिखिए, तीन लिखिए, चार लिखिए, पांच लिखिए, फिर यहाँ पर चार लिखिए, फिर यहाँ पर एक लिखिए, और यहाँ पर भी फिर ये आ जाएगा 3 2, फिर यहाँ 5 4, और यहाँ पर आ जाएगा 1 और 4, ठीक है। ये चीज समझ गए कैसे किया मैंने? पहले ये जो चीज थी उसको लिखा, फिर उसके बाद लिखा 1 2 3 4 5, फिर 4 1, फिर इस तरफ लिखा हमने, देखो
एक को एक वैसे ही लिख दिया, और जो दो था, दो के सामने तीन आ गया, मतलब तीन इस तरफ चला गया और दो इस तरफ चला गया। ठीक है, याद रखने के लिए टेक्निक है ये। बाकी आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं, और ये इस तरीके से। क्लियर? ऐसा बन गया। तो बेसिकली ये हुआ कि अब हमसे अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि कितने नॉर गेट की रिक्वायरमेंट है और गेट बनाने के लिए, तो हमें क्या देखना होगा? नॉर गेट दो चाहिए और गेट बनाने के लिए। कितने नैंड गेट चाहिए? तीन नैंड गेट चाहिए और गेट बनाने के लिए। जॉर गेट बनाने के लिए कितने चाहिए? ये हमें चाहिए नैंड गेट चार, जॉर बनाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस टेबल को याद रख सकते हैं। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। तो एक मिनट रुकिएगा। तो देखिए, ये आपके पास क्वेश्चन है। In the given figure, a diode D is connected to an external resistance capital R is equal to 100 ohm and an EMF of 3.5 volt. If the barrier potential developed across the diode is 0.5 volt, the current in the circuit will be. तो इस सर्किट में कितना करंट होगा? तो याद करिए उस चीज को जहां पर हमने बताया था कि जो डायोड होता है, जब उसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं, तो अप्लाइड वोल्टेज का कुछ हिस्सा वो इस्तेमाल करता है अपने जो पोटेंशियल बैरियर होता है उसको खत्म करने के लिए। तो देखिए इस पे क्या लिखा रखा है कि इफ द बैरियर पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस द डायोड इज 0.5, इस डायोड के अक्रॉस जो बैरियर पोटेंशियल है वो 0.5 वोल्ट्स है। यानी कि अप्लाइड वोल्टेज का 0.5 वोल्ट्स यूज हो जाएगा डायोड के अंदर इस बैरियर पोटेंशियल को खत्म करने के लिए। उसके बाद फिर कंडक्शन पॉसिबल है। तो 3.5 का 0.5 ड्रॉप होगा इस पे। अब देखिए मैंने आपको आंसर बता दिया एक तरीके से, अब आप इसको सॉल्व करें। मैं आपको कुछ समय दे रहा हूं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 30 मिली एम्प्स। कैसे? करंट हमारा होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाई आर। अब यहां पर इस सर्किट में 0.5 वोल्ट तो यहां पर ड्रॉप हो जा रहा है, तो बाकी हमारे मतलब कि 0.5 ओवर कम करने में लग गया। उसके बाद जो वोल्टेज बचा है वो रिस्पॉन्सिबल है इस सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए। तो 3.5 माइनस 0.5 करेंगे, यानी कि 3 वोल्ट, और उसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे, जो कि बन जाएगा 30 मिली एम्पियर के बराबर। कैसे? यहाँ पे हमने 3 से इसको डिवाइड किया ना 100 से। अब आप इसको लिखना चाह रहे हैं इसी पूरी चीज को मिली एम्प्स के टर्म्स पर, कैसे लिख सकते हैं? मिली का मतलब होता है 10 to the power -3। अब यहाँ पर तो सिर्फ 10 to the power 2 है। वो कैसे आ गया? यानी कि आप 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो, तो जब 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10 to the power 3। अब 10 to the power 3 जो है उसको, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में ऊपर जब ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 10 to the power -3, और 10 to the power -3 आ जाएगा मिली, यानी कि बन गया मिली एम्प्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द जंक्शन डायोड एज आइडियल। देखिए यहां पर एक शब्द गौर से देखिए कि हमें जंक्शन डायोड को आइडियल मानना है। आइडियल मानने का मतलब यह है कि यहां पर हमें ये कंसीडर करना है कि किसी भी तरीके के वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया, इसको याद रखिए, ये कॉन्सेप्ट है कि अगर जंक्शन डायोड को हम आइडियल बोल रहे हैं, इसका मीनिंग ये है कि उस पर किसी भी तरीके का वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए बी इज, ए बी से फ्लो होने वाला करंट कितना होगा, ये आपको बताना है। सिंपल सा बचा। देखिए हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, इसके टर्म्स पर अगर आप देखेंगे, फिर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो समझ पे आ जाएगा। ऑप्शन है देखिए इसके यहाँ पर, ए 0 एम्पियर, बी 10 to the power -2 एम्पियर, फिर सी है 10 to the power -1 एम्पियर, और डी है 10 to the power -3 एम्पियर। तो आसान सा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करें इसको। कुछ समय दे रहा हूं मैं आपको। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 10 to the power -2 एम्पियर। कैसे? अब क्योंकि यहां पर पहले देखिए कि ये जो डायोड है वो है कुछ इस तरीके से कि इसका जो पी साइड है वो हायर पोटेंशियल पर है,
और जो इस डायोड का नेगेटिव साइड है, या एन साइड जो है, नेगेटिव साइड नहीं, एन साइड जो है वो लोअर पोटेंशियल पर है। तो ये जो कंडीशन बनी वो बनी फॉरवर्ड बायस की कंडीशन। अब फॉरवर्ड बायस पर ये इन्होंने कहा है कि जंक्शन डायोड जो है वो आइडियल है। तो फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में, फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में बता रहा हूं मैं, फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में अगर आइडियल ऐसे लिखा हुआ है तो यहां पर किसी भी तरीके का वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। और जब वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये बन जाएगा कुछ ऐसा कि वोल्टेज ड्रॉप आप जो हम देख पा रहे हैं यहां पर कि वो जीरो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस देख लेते हैं। यानी कि ये एक सिंपल वायर हो गई है। ठीक है, ये एक सिंपल वायर होगी। तो जब ये एक सिंपल वायर हो गई तो इस पे कितना करंट होगा उसको आप निकाल सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को डिवाइड कर दें अवेलेबल रेजिस्टेंस से। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि डेल्टा वी, डेल्टा वी कैसे निकल कर आएगा? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, यानी कि 4 माइनस इंटू -6। तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 4 + 6 बन जाएगा 10। नीचे है हमारा रेजिस्टेंस कितना, 1 किलो ओम, यानी कि 10⁻³ तो 10⁻³ आएगा ऊपर मल्टीप्लाई में इस जगह पर, और 10 पहले से ही है तो बन जाएगा 10⁻² एम्पियर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर निकल कर आ जाएगा। अब देखिए, गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इक्विवेलेंट टू, ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, ये जो हमें दे रखा है लॉजिक गेट्स का कॉम्बिनेशन, ये क्या और गेट के बराबर है, नॉर गेट के बराबर है, नॉट गेट के या एंड गेट के, किसके बराबर है, ये चीज आपको बतानी है। तो एक बार ट्राई करें इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए ना बुलियन अलजेब्रा का इस्तेमाल होता है। तो एक बार इसको आप ट्राई करें फिर बताता हूं। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, नॉर गेट। कैसे? देखिए यहां पर आप इसको मत देखिए, ये बी है, ठीक है, यहां पर ये बी लिखा हुआ है, ऊपर ए लिखा हुआ है, तो इस पे हमने इनपुट माने कि ए और बी इनपुट है। तो इस पहले वाले नॉर गेट के बाद जो आउटपुट है उसको हम लोग मान लेते हैं y1। इसके बाद हम इसको, इस आउटपुट को फीड कर रहे हैं दूसरे और गेट में, जो कि आउटपुट दे रहा है y2। और फिर इस आउटपुट को फीड कर रहे हैं नॉट गेट में, जिससे कि हमें आउटपुट मिल रहा है y। तो y1 जो होगा, ये जो y1 है, y1 क्या होगा? हम a और b को ऐड कर रहे हैं और उस पे फिर लगा दे रहे हैं नॉट। ए प्लस बी को ऐड किया, नॉट बन गया। अब इन दोनों को ही हम लोग ने क्या किया, यहां पर इनपुट दे दिया अगले वाले और गेट पे। यानी कि जो y1 आउटपुट आ रहा है, y1 को ही हमने दे दिया है, y1 को इनपुट दे दिया y2 के दोनों ही टर्मिनल्स पर। ठीक है, जो दोनों इनपुट थे दोनों पर ही हमने y1 इनपुट दे दिया। यानी कि y2 जो हो गया, हम इसको लिख सकते हैं कि ये y1 प्लस y1 डिवाइडेड, सॉरी, y1 प्लस y1, और इसका हमारा हमने लगा दिया इस पे बार। अब देखिए आती है, यहां पर आता है बूलियन बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा ये कहता है कि जैसे y1 प्लस y1 है, यानी कि ये सेम चीज है, तो सेम चीज ऐड होकर 2y1 नहीं बन जाएगा यहां पर। नहीं, ये गलत है। यहां पर सेम चीज है, यानी कि अगर ये हाई होगा तो हाई होगा, लो होगा तो लो ही होगा। हाई का हाई कितना हाई हो जाएगा, हाई ही तो रहेगा, उसको हाई ही तो बोलेंगे। लो को लो ही तो बोलेंगे, यानी कि हाई प्लस हाई है अगर ये, तो हाई ही रहेगा। अगर लो प्लस लो है तो लो ही रहेगा, यानी कि y1 प्लस y1 है तो y1 ही रहेगा। तो ये हो गया यहां पर सिंपल सा जो हमारा नॉर्मल अलजेब्रा होता है उससे हल्का सा डिफरेंट अप्रोच बुलियन अलजेब्रा पर। यानी कि y2 बराबर हो गया बार ऑफ y1। अब y1 को हम लोग जब पुट करेंगे यहां पर तो ये आ जाएगा a प्लस बी का बार। तो अब बार से बार जो होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है, यानी कि नॉट गेट दो बार लग गए, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाता है और y2 बराबर a प्लस बी निकलकर यहां पर हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर y2 निकल कर आ गया a प्लस बी। अब इस a प्लस बी के बाद फिर एक नॉट गेट है, तो जो y आउटपुट होगा वो हो जाएगा y2 का बार, यानी कि a प्लस बी का बार। तो इस तरीके से हमारा जो ये पूरा कॉम्बिनेशन है वो एक नॉर गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग गेट्स द आउटपुट y कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ इनपुट a एंड b एज।
तो ये जो आउटपुट वाई है हम उसको कैसे लिख सकते हैं इनपुट ए और बी के टर्म्स पर। तो यहां पर हमें बुलियन अलजेब्रा ही लगाना होता है। सिंपल आप क्या करेंगे, जैसे नॉट गेट लगा होता है तो नॉट के लिए सिंबल ये आता है, मतलब ए तो इनपुट हो गया, उस पर जो नॉट होगा वो ऐसे लग जाएगा। बी अगर है तो उस पर नॉट ऐसे लग जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार देखिए इसको, अगर आप देखते हैं तो होगा क्या कि ये जो हमारा गेट है वो एंड गेट है, इस पे ये भी एंड गेट है, और इसके एक एक इनपुट पर नॉट गेट लगा हुआ है। अब यहां पर एक ये जो ए है वो जा रहा है एक बार पहले वाले एंड गेट पर, और उसी समय पर जा रहा है दूसरे वाले एंड गेट पर, बट नॉट से होते हुए। तो देखिए ये पहले वाले गेट के लिए लिख देते हैं। जो इनपुट मिल रहा है पहले वाले गेट को वो क्या मिल रहा है, ए इंटू, यहां पर तो इनपुट इसको ए मिला, और इधर से जो इनपुट मिला ये मिला बी बार। तो इसका जो आउटपुट होगा नैंड गेट का इस जगह पर, वो हो जाएगा ए डॉट बी बार। इसी तरीके से ये जो दूसरा वाला है इस पे देखिए आप, ये इनपुट जा रहा है ए बार और यहां पर इनपुट जा रहा है बी। तो आउटपुट जो मिलेगा वो मिलेगा ए बार डॉट बी। ये हमें आउटपुट मिल गया। अब इन दोनों को यहां पर और गेट से कंबाइन किया जा रहा है, तो और गेट से इनको कनेक्ट करने पर ये बन जाएगा ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। तो अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए, बी वाला। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक। अच्छा, इस पे क्या था, और गेट, तो दोनों को हम लोग ने कंबाइन कर दिया। नहीं तो ये वो वही मिलेगा आउटपुट, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं होगा आंसर, ठीक है। ए प्लस बी का बार नहीं होगा, ये होगा ही नहीं, यहाँ पे तो और गेट है ना, तो ये नहीं होगा आउटपुट, ठीक है। यही होगा हमारा जो आउटपुट है वाई, वो हमारा मिलेगा ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, ठीक है। ये यहाँ पर आंसर गलत हो गया, कोई नहीं, तो बता दिया मैंने उसको सही वाला जो था। क्लियर। तो अब टाइम हो गया है। आई होप जो मैंने आपको चीजें बताई हैं समझ पे आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।